डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगेन जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है ये फिर से रिपीट होगा, इसमें बहुत सारी चीजें। डिस्चार्ज का क्या मतलब होता है? डिस्चार्ज का मतलब होता है खत्म हो जाना, नेस्तनाबूद हो जाना, फना हो जाना, टर्मिनेट हो जाना। कैसे कैसे टर्मिनेट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? सो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है बेसिकली सिर्फ दो प्रकार से, या तो पूरा होके या तो तोड़ के। सो अपने को वही देखना है कि कैसे कैसे टर्मिनेट हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। तो पहली चीज है, या तो परफॉर्मेंस हो जाएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा, दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर दिए, ए ने बोला था मैं गुड्स लाके दूंगा, बी ने बोला था मैं पैसे दूंगा, ए ने गुड्स दे दिया, बी ने पैसे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। बाय नॉन परफॉर्मेंस, दोनों ने परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसे केस में भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। और बाय टेंडर टू परफॉर्म बाय वन पार्टी, एक पार्टी परफॉर्म करने को तैयार है और दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, यानी बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, इसमें भी ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं। डिस्चार्ज बाय नॉन परफॉर्मेंस में बहुत सारी चीजें, अपन एक एक करके सब चीज देखते हैं। सो मेथड्स ऑफ टर्मिनेशन, सबसे पहले परफॉर्मेंस से टर्मिनेट होगा। ए ने बी को बोला था मैं गुड्स लाऊंगा, बी ने बोला था मैं पैसे लाऊंगा, ए ने गुड्स दे दिया, बी ने पैसे दे दिया, बात खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का मतलब है ए तैयार है परफॉर्म करने को, वो बोलता है मैं गुड्स लाऊंगा और वो गुड्स लेके आया है, वो बोल रहा है देखो मैं ले आया, लेकिन बी मना कर रहा है, बी बोल रहा है नहीं चाहिए भाई, लेके जाओ वापस, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। ऐसे केस में ए हैज अटेम्प्टेड टू परफॉर्म, ए हैज ऑफर्ड टू परफॉर्म, उसने टेंडर किया है, बट स्टिल बी ने मना कर दिया, यहां भी ए के ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं। ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर में ये चीज देख चुके हैं, ठीक है। सो यहां पे भी ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाते हैं, बट द राइट्स अभी भी जीवित होते हैं, राइट्स आर स्टिल अलाइव। फिर डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल यानी आपस में, एग्रीमेंट यानी आपस में एग्री करके, आपस में इन लोग एग्री कर लेते हैं कि अपन इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते, सो वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सो ध्यान रखो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से, ब्रीच से नहीं है, ये तोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पे दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड कर रहे हैं अपन इसको खत्म कर देते हैं। कैसे कैसे हो सकता है? ऑलरेडी पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे, नोवेशन पहला तरीका, जिसमें पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट ये लोग कर रहे हैं, पुराना कॉन्ट्रैक्ट हटा के नया कॉन्ट्रैक्ट ला रहे हैं, तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब नया कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। दो प्रकार के नोवेशन हो सकते हैं, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पार्टीज, दूसरा नॉट इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पार्टीज, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था मैंने मुंबई से पुणे, पुणे से मुंबई, डायरेक्टली इन लोग एग्री कर लेते हैं, डायरेक्टली मुंबई वाला मुंबई वाले को गुड्स दे देगा, पुणे तक फालतू गुड्स लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ये किया जा सकता है, बट ओनली अगर सब लोग इसमें एग्री करते हैं तब। दूसरा एग्जाम्पल दिया था मैंने एक पर्टिकुलर कार का, मैं कार खरीदने जाता हूँ, 5 सीटर खरीदता हूँ, फिर बाद में मेरे घर वाले बोलते हैं यार बड़ी कार खरीद लेना था, तो मैं वहां जाके बोलता हूँ कि मुझे इसके बदले दूसरी कार दे दो, पार्टी सेम है बट कॉन्ट्रैक्ट पूरा बदल गया क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही बदल गया। सो नोवेशन। फिर ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन भी मैंने ऑलरेडी बताया था आपको, पिछले चैप्टर में अपन ने ऑलरेडी देखे हैं पिछले क्लास में। ऑल्टरेशन मीन्स पुरानी टर्म्स के बदले नई टर्म्स हमने जहां पे ला लिए, जैसे कि मुझे 10 डब्बे घी के होना था, अब मैंने 10 के बदले एक काम करो बोला कि 12 डब्बे कर दो, ठीक है। तो ऐसे केसेस में नोवेशन सॉरी ऑल्टरेशन हो गया। मीन्स यहाँ नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है, सिर्फ पुराने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज कर दी जाती है, कोई भी टर्म्स हो सकती है, क्वांटिटी वगैरह या कोई भी प्रकार की टर्म्स। जैसे समझो मेरे घर पे एक दूध वाला आता है, रोज मैं उससे समझो 2 लीटर दूध लेता हूँ, आज मैंने बोला यार आज आज कोजागिरी की त्योहार है तो आज मेरे को 5 लीटर दूध दे दो, वो एग्री करता है, तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, ऑल्टर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली ये भी वो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है। फिर रेमिशन, रेमिशन का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था, पिछले चैप्टर में ये भी देख चुके हैं, जब छोड़ दिया जाता है। सो छोड़ देने में क्या क्या चीजें आती है? एक्सेप्टिंग लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस, मैं कम लेने को तैयार हो गया, पिछले चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें 3 चीजें आती है, पहली चीज है एक्सेप्टिंग लेसर अमाउंट, जैसे कि मुझे समझो किसी से 2 लाख रुपए लेना था, मैं बोलता हूं भाई 2 लाख छोड़ नहीं दे पा रहा है तो 1.5 लाख ही दे दे, 50,000 छोड़ देता हूं, दिस इज अ रेमिशन। कभी कम अमाउंट लेना था, मैं पूरा का पूरा छोड़ दे रहा हूं, समझो 1 लाख रुपए ही लेना था, मैंने बोला भाई जाने देना, क्या 1 लाख रुपए छोड़ जाने दे। सो ऐसे केसेस में अगर पूरा का पूरा 1 लाख छोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड एज वेवर। सो वेवर में ये फिर से आएगा। देन एक्सटेंड द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर मैं टाइम ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ा के दे देता हूं, मेरे को अधिकार था कि 5 तारीख तक गुड्स आ जाना चाहिए, 5 तारीख को गुड्स नहीं लाया उसने, मैं बोलता हूं ठीक है 6 तारीख तक ला दे, कल ला दे। ऐसे केसेस में
मैं उसको टाइम बढ़ा के दे रहा हूं, मीन्स मैं अपना परफॉर्मेंस का डिग्री कम कर रहा हूं, एक्सेप्टिंग लेसर डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस। सो ये भी एक प्रकार से रेमिशन में कवर होता है। रेमिशन मीन्स छोड़ देना। तीसरी चीज, एक्सेप्टिंग समथिंग एल्स इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मैं किसी के पास जाता हूं पैसे लेने, वो पैसा नहीं दे रहा है, मैं बोलता हूं भाई तू पैसा नहीं दे सकता है तो एक काम कर, ये गोल्ड चेन दे दे मुझे। तो 1 लाख का अमाउंट था, मैं 80,000 की गोल्ड चेन लेके उसको मुक्त कर रहा हूं। दिस इज अगेन अ रेमिशन। इन इंडियन लॉ रेमिशन के बदले कुछ और चीज मिले ये जरूरी नहीं। रेमिशन जो है इट इज वैलिड इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन। सो मैं अगर उसको छोड़ रहा हूं, 1 लाख रुपए जाने दे बोल रहा हूं, तो बदले में वो कुछ और करे ये जरूरी नहीं होता। तो ऐसे केसेस में रेमिशन में कभी भी कंसिडरेशन ना भी हो तो ये वैलिड रहेगा। फिर से आप चैप्टर नंबर 3 में जाके पढ़ना कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पे अगर कंसिडरेशन ना हो तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। उसमें आपको लास्ट के सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा कि रेमिशन में कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती। देन अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन कुछ नया नहीं है, इट इज रेमिशन ही, ये रेमिशन ही है। ये इंग्लिश लॉ में कहलाता है। सो ये भारत में नहीं होता। सबसे पहली चीज, अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन इज द टर्म विच इज यूज्ड इन इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में रेमिशन के बदले अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज किया जाता है। अकॉर्ड का मतलब है समझौता करना और सेटिस्फेक्शन का मतलब है संतोष। सो समझौता और संतोष, ये मतलब क्या हुआ इसका? समझौता मीन्स क्या? तो रेमिशन को फिर से ध्यान लाओ। रेमिशन में क्या हुआ था? मैंने बोला था भाई 2 लाख के बदले 1.5 लाख रुपए दे दो। ये क्या हो गया? समझौता। जब वो एक्चुअल में 1.5 लाख रुपए लाके दे देगा, ये हो गया समझौता, संतोष, ये हो गया सेटिस्फैक्शन। ठीक है। सो अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन इज नथिंग बट द रेमिशन। रेमिशन को इंग्लिश लॉ में अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन में रेमिशन को 2 भाग में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब हम एग्री कर रहे हैं, हम कम लेने को तैयार हैं, दिस इज अकॉर्ड। जब एक्चुअल में वो पूरा कर दे रहा है, जब एक्चुअल में वो उतना कम लाके दे रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ दैट लेसर ऑब्लिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज सेटिस्फैक्शन। सो अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन ये बेसिकली इंग्लिश काउंटर पार्ट ऑफ रेमिशन है। फर्क इतना है, रेमिशन में भारत में कोई कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व, बट अकॉर्ड एंड सेटिस्फैक्शन में एज पर इंग्लिश लॉ कंसिडरेशन होना अनिवार्य होता है, कंपल्सरी होता है, जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। देन रिसेशन। अगेन रिसेशन यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। यहां नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता है। जैसे मैं किसी से शादी करने का वादा करता हूं, हम दोनों सोच रहे थे मस्त शादी करेंगे, फिर हमने डिसाइड किया यार अभी नहीं करते शादी, अपन ने उसको कैंसिल कर दिया, सोचे बाद में देखेंगे, 2 साल बाद सोचेंगे अपन शादी करना नहीं करना। सो अभी हम लोगों ने म्यूचुअल एग्रीमेंट से, ध्यान रखो यहां रिसेशन जो है इट इज रिसेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। हम जितने भी पॉइंट पढ़ रहे हैं कौन सी पॉइंट के अंदर आ रहे हैं? सो आप देखो ये आ रहे हैं विद इन द पॉइंट ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट। सो म्यूचुअल एग्रीमेंट से जब डिस्चार्ज कर रहे हैं अपन, तो यहां पे भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से रिसेंड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, ये ब्रीच नहीं हो रहा है, ये दोनों पार्टीज मिलके ऐसा सोच रहे हैं कि चलो इसको अपन कैंसिल कर देते हैं। वेवर, अभी जस्ट बताया था मैंने, जब कंप्लीट रेमिशन कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज वेवर। अबेंडनमेंट ऑफ राइट, अबेंडन यानी पूरी तरह से छोड़ देना। तो अगर पूरी तरह से छोड़ दिया, जैसे फार्मर का बैंक लोन कभी कभी वेव कर दिया जाता है, जैसे ही आपको दिखे कि फार्मर के बैंक लोन वेव किए जा रहे हैं तो समझ लेना चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव के टाइम सरकार जनरली फार्मर के जो बैंक लोन है वो वेव कर देती है। फिर मर्जर। मर्जर में क्या होता है? इंफीरियर और सुपीरियर राइट्स मर्ज हो जाते हैं। जैसे कि समझो मेरे ऑफिस में एक पार्ट टाइम एम्प्लॉय था, अब मेरे यहाँ काम बहुत बढ़ गया है, मैंने उसको बोला भाई एक काम करना, तो पार्ट टाइम के बदले फुल टाइम आ सकता है क्या? वो बोलता है ठीक है सर मैं फुल टाइम के लिए तैयार हूं। सो ऐसे केसेस में वो व्यक्ति फुल टाइम आने को तैयार हो गया, मींस उसका जो पहले छोटा राइट था, इंफीरियर राइट था, पार्ट टाइम एम्प्लॉय था, अब वो फुल टाइम हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो पार्ट टाइम वाला कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल मर्ज इन द फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा एग्जांपल देता हूं, समझो एक व्यक्ति है जो कि किराए से एक पर्टिकुलर जगह पे रहता था। अब उसका मकान मालिक बोलता है यार मुझे ये प्रॉपर्टी बेचना है। वो किराएदार बोलता है साहब मैं खुद खरीद लेता ना, क्यों किसी और को ढूंढते हो, मैं पैसा दे देता हूं, मैं ये फ्लैट खरीदने को तैयार हूं। अब यहां पे उसको पहले अधिकार था सिर्फ पोजीशन का, वो उस मकान में रह सकता था। अब उसको पोजीशन एंड ओनरशिप दोनों मिल गई। सो पोजीशन वाला अधिकार विल ऑटोमेटिकली मर्ज इन दी राइट ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के साथ साथ पोजीशन मिल चुका है उसका। ठीक है। सो ऐसे केसेस में उसका जो पोजीशन वाला लोअर राइट था दैट विल ऑटोमेटिकली मर्ज और वैनिश इनटू द
सुपीरियर राइट। तो इंफीरियर राइट जब सुपीरियर राइट में मर्ज हो जाता है तो इंफीरियर राइट खत्म हो जाता है और सुपीरियर राइट रह जाता है। दिस इज कॉल्ड एज मर्जर। ठीक है। सो ये इसमें से बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी आपके पिछली क्लास में हो चुके थे। फिर डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के भी डिस्चार्ज होता है बट अपने आप नहीं होता। सो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कैसे क्या कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, ध्यान से सुनो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, समझो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला था मैं तुमको गुड्स दूंगा। गुड्स कौन से, तो समझो शुगर, कितना 1000 केजी एट द रेट ऑफ समझो 50 रुपीज पर केजी। लेकिन ये कब प्रॉमिस करते हैं, तो समझो इसने प्रॉमिस किया 10 तारीख को कि मैं तुमको 30 तारीख को गुड्स लाके दूंगा। सो 10 तारीख को प्रॉमिस किया है, 30 तारीख को गुड्स लाके देगा। सो ए सेलर हो गया और बी बायर हो गया। अब यहां पे क्या हो सकता है, एक चीज हो सकती है 30 तारीख आ गई और 30 तारीख को ए गुड्स लेके नहीं आता, या ए बोल देता है साहब मैं गुड्स नहीं ला पा रहा हूं। सो ऐसे केसेस में जब ऑन द डेट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की तारीख आ गई और वो मना कर देता है गुड्स लाने से, या वो कुछ भी नहीं करता है, इन एक्शन वो गुड्स नहीं लेके आता और 30 तारीख बीत गई। सो ऐसे केसेस में 30 तारीख को अगर वो गुड्स नहीं लाता है तो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच हो गया तो ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन क्लेम डैमेजेस। डैमेजेस क्या रेट से होंगे, सो देखा जाएगा प्राइस क्या था। 10 तारीख को समझो 50 रुपए का भाव था और 30 तारीख को समझो 60 रुपए का भाव हो गया। सो अल्टीमेटली बायर को कितना नुकसान हुआ, बी को कितना नुकसान होगा, बी को 50 रुपए के भाव से मिले होते हैं गुड्स 50 रुपए, लेकिन अब उसको यही गुड्स के लिए 60 रुपए देना पड़ रहा है, मींस 10 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है। सो ये 10 रुपए ज्यादा क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि ए ने टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं किया। सो ऐसे केसेस में अगर ए टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं करता है तो यहां पे इट इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच, और बी का जो नुकसान होगा वो उसके हिसाब से रिकवरी कर सकता है। ध्यान रखो यहां का प्राइस आपके लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि ये 50 रुपए से आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये देखना है आपको कितने में मिला होता और अब कितने में मिल रहा है। सो आपको अगर 50 रुपए में जो मिल रहा था वो 60 में मिलेगा तो अल्टीमेटली आपका 10 रुपए का नुकसान है। 10 रुपए 1000 किलो के हिसाब से 10,000 रुपए के डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं। So this is called as actual breach. Actual breach होता है when the performance is due. अगर उस तारीख को कोई व्यक्ति परफॉर्म नहीं करता है तो ऐसे केसेस में इट बिकम्स अ voidable contract। ठीक है। सो एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी जिस तारीख को परफॉर्मेंस होना चाहिए था उस तारीख को अगर परफॉर्मेंस ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल ब्रीच। समझो 10 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट किया था और 12 तारीख को ये आके बता देता है, जस्ट 2 दिन हुए और 12 तारीख को ये आके बता देता है कि साहब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, पहले ही बता दिया उसने। दिस इज कॉल्ड एज एंटिसिपेटरी ब्रीच। एंटिसिपेटरी का मतलब है कि अंदाज लगाया जा रहा है कि अब तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, एंटिसिपेशन है यानी अंदाज है कि शायद अब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। सो इसको हम बोलते हैं एंटिसिपेटरी ब्रीच। व्हेन बिफोर द डेट व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू, उसके पहले आके वो बोल देता है आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म, देन इट इज कॉल्ड एज एन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटिसिपेटरी का मतलब है कि शायद कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। ऐसे केसेस में जैसे ए आके बता देता है बी को कि मैं शायद परफॉर्म ना कर पाऊं, सो यहां पे अब बी के पास 2 अधिकार है। बी कैन आइदर कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस, या फिर ही कैन वेट फॉर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। सो 2 चीजें उसके पास, 2 अधिकार उसके पास रहते हैं, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है या तो वो रुक सकता है फॉर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। अब समझो इस तारीख को भाव हो गया था
₹52। अब यहां पे क्या डैमेजेस क्लेम किए जा सकेंगे? यस, यहां तो मैंने बता दिया डैमेजेस, और किस हिसाब से? डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड दी मार्केट प्राइस। उसको जो ₹50 में मिलना था वो चीज अब मिल रही है ₹52 में, यानी ₹2 का उसका नुकसान हुआ है 1000 किलो के हिसाब से, यानी उसको टोटल ₹2000 के डैमेजेस क्लेम करने का अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, अगर वो रुकने को तैयार है तो क्या होता है? फिर तीन चीजें हो सकती है। अगर वो रुकने को तैयार है तो एक चीज हो सकती है, समझो बी बोलता है कि भाई एक काम करो ना, तुम अभी से क्यों टेंशन ले रहे हो, जब आएगी तारीख तब हम देखेंगे, 30 तारीख को देखेंगे क्या होता है। समझो 30 तारीख आई और 30 तारीख को एक्चुअल में ए के पास पैसा आ गया और उसने परफॉर्म कर दिया। सो अगर ये परफॉर्म हो जाता है, सो ऐसे केसेस में नो डैमेजेस। अगर परफॉर्मेंस हो गया तो ब्रीच नहीं हुआ, और अगर ब्रीच नहीं हुआ तो कोई डैमेजेस की बात नहीं आएगी। बट दूसरा केस हो सकता है, समझो इम्पॉसिबल हो गया। समझो अगस्त का महीना है, अगस्त 2021 चालू है, 15 अगस्त को सरकार यहां पे इम्पॉसिबल कर देती है, बैन कर देती है। सरकार बोलती है कोई भी शक्कर की ट्रेडिंग नहीं करेगा, और इस तारीख को ₹55 का भाव है। सवाल यह आता है क्या यहां पे डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया है, गवर्नमेंट ने उसको इलीगल बोल दिया है। सो अब आप परफॉर्म तो नहीं कर सकते, बट क्या डैमेजेस ले सकते हैं? द आंसर इज नो, नो डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। तीसरी चीज हो सकती है फिर से ब्रीच हो जाए, तो फिर से ब्रीच हो गया तो इट इज नथिंग बट द एक्चुअल ब्रीच, क्योंकि एक्चुअल डेट पे ब्रीच हो रहा है। सवाल ये आता है क्या यहां डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं और कितने? तो ध्यान रखो डैमेजेस कितने रिकवर किए जा सकते हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअल में कितने में मिलना था चीज? 50 में, जो अब 60 में मिल रही है। ऑफ कोर्स ए तो बोलेगा साहब मैंने तो ये तारीख को ही बोल दिया था, आपने तभी क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया? बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वो रुकने को तैयार है, सो द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल अलाइव, इट इज ऑपरेटिव फॉर द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द पार्टीज। कल चल के हो सकता है ए को फायदा हो जाए, कल चल के हो सकता है बी को फायदा हो जाए। ठीक है, सो यहां पे डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं एक्चुअल इस तारीख को जो रेट है 30 तारीख को, इसके हिसाब से आप डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहां पे भी डैमेजेस ₹10,000 के रिकवर किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर कैलकुलेट हुआ वैसा का वैसा। ठीक है, सो डैमेजेस एक्चुअल जो मार्केट प्राइस है वो और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। सो दिस इज द डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कभी कभी कानून के कारण कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा, जैसे कि डेथ हो गई। अगर डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जैसे ही डेथ हो गई, जितने भी पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है अपने आप खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो पर्सनल नेचर के नहीं है वो उसके सक्सेशन में चले जाएंगे, वो उसके घर वाले पूरा करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेंगे। बट पर्सनल स्किल्स के कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ये टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं पढ़ाने के बाद यहां से मर गया, सो मैं अगर मर गया तो यहां पे अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, यहां पे अब मेरे कोई वारिसदार इसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट डेथ से खत्म हो जाते हैं, पर्सनल स्किल्स वाले। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी से भी पूरे के पूरे बिजनेस के कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। जब एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो उसके जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, सो उसके जो असेट्स और लायबिलिटीज है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रांसफर हो जाएंगे टू एन ऑफिशियल रिसीवर। अब ऑफिशियल रिसीवर पूरे असेट्स और लायबिलिटीज बेचेगा, असेट्स बेचेगा, लायबिलिटी पे ऑफ करेगा, और कोर्ट को जाके बताएगा कि भाई मैंने पूरा काम कर दिया, और कोर्ट यहां डिस्चार्ज का एक ऑर्डर पास करेगा। जैसे ही कोर्ट ने यहां पे डिस्चार्ज का ऑर्डर पास कर दिया, अब ये व्यक्ति पुराने पूरे पाप से मुक्त हो गया। अब किसी का पैसा देना बचा भी होगा तो ही विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, उसकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। अब उससे कुछ भी रिकवरी नहीं की जा सकती। एक बार वो डिस्चार्ज हो गया, पुराने पूरे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शंस थे, असेट्स लायबिलिटीज थी, वो सब खत्म हो गए। किसी का भले ही पैसा देना बचा भी होगा तो अब वो पैसा नहीं रिकवर किया जा सकता है, वो डूब चुका है। तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो अपने आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मर्जर ऑलरेडी मैंने बता दिया था, मर्जर ऑपरेशन ऑफ लॉ में भी आता है, क्योंकि पहले जो व्यक्ति को सिर्फ पोजीशन का अधिकार था अब उसको ओनरशिप मिल गई, क्योंकि बाय लॉ उसने वो प्रॉपर्टी खरीद लिया। जैसे ही वो खरीद लेता है
he becomes entitled to the right of ownership as well as possession, and the inferior right of possession gets merged into the superior rights. Lapse of time, वक्त के बीत जाने पे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते हैं। जैसे कि 3 साल बीत गए तो आपका जो पैसा लेने का अधिकार था वो अपने आप खत्म हो जाता है, ठीक है। और अनऑथोराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, मटेरियल का मतलब होता है जिससे फर्क पड़ता है। अनऑथोराइज्ड यानी जो बिना सहमति के लिया गया था। जैसे समझो हम 3 जन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं, कैटरीना और दीपिका। हम लोगों ने पार्टनरशिप किया। पार्टनरशिप में हम लोगों ने रेशियो रखा तीनों जन का 33, 33 और 33% रेशियो रहेगा। अब मैंने क्या किया, कैटरीना और दीपिका को पूछे बिना मैंने ये रेशियो चेंज कर दिया, मैंने ये काटा और यहाँ पे लिख दिया 50%, यहाँ पे 25%, यहाँ पे 25%। ये क्या है, ये ऑल्टरेशन है। क्या इससे फर्क पड़ता है? यस, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जिससे फर्क पड़ता है उसको मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल मीन्स जो ऑल्टरेशन से हम लोग के राइट्स या ऑब्लिगेशंस को फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे डिसीजन बदल जाएगा। अगर ये चीज पहले से बोलते तो शायद ये लोग कॉन्ट्रैक्ट ना करते। और ये अनऑथोराइज्ड है क्योंकि मैंने बिना पूछे किया हूं। सो ऐसे केसेस में पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट है दैट विल बिकम वॉइड, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाता है। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। 2 प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले तो प्री कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी और दूसरी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल। सो इम्पॉसिबिलिटी कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। प्री कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले से इम्पॉसिबल था, और पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद इम्पॉसिबल हो गया। सो प्री कॉन्ट्रेक्चुअल यानी पहले से ही वो इम्पॉसिबल था। ये भी 3 प्रकार के हो सकते हैं, जो नोन टू बोथ द पार्टीज, दूसरा नॉट नोन टू बोथ द पार्टीज, और ये नोन टू ओनली वन पार्टी, एक पार्टी को पता था दूसरे को नहीं पता था। इन एनी केस ये वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि जो चीज की नहीं जा सकती, इम्पॉसिबल है, वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। पहला प्री कॉन्ट्रेक्चुअल, पहला जो दोनों पार्टी को पता है। जैसे आप उसको चांद तारे तोड़ के लाने का वादा करते हैं, अब ये नहीं किया जा सकता, ये उसको भी पता है और आपको भी पता है। सो ये नोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को पहले से पता है। दिस इज अ केस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। यहां कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होता, कोई डैमेजेस नहीं होते। दूसरा नॉट नोन टू बोथ द पार्टीज, लासा वाला एग्जाम्पल या कार वाला एग्जाम्पल। मैंने एक छोटा सा डॉगी लेके आया लासा, वो खेल रहा है, खेलते खेलते वो बाहर चला गया। आप खरीदना चाहते हैं, मैं बेचना चाहता हूं, अपन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं। अपन यहाँ 8 बजे कॉन्ट्रैक्ट करने बैठते हैं, 10 बजे उठते हैं। 10 बजे जब उठे हम कॉन्ट्रैक्ट करके, तो हमने देखा कि लासा तो बचा ही नहीं, डॉग तो बचा ही नहीं, उसकी तो डेथ हो चुकी थी 9 बजे ही। तो 10 बजे हमको पता लगा, नॉट नोन टू बोथ द पार्टीज, बट अल्टीमेटली इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो चीज मैंने खरीद बेच नहीं सकता। सो इट इज इम्पॉसिबल, बट ये मैंने बाद में जाना। सो नॉट नोन टू बोथ द पार्टीज। सो प्री कॉन्ट्रेक्चुअल है बट नॉट नोन टू बोथ द पार्टीज, ये भी वॉइड एग्रीमेंट है बट डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। इन शॉर्ट, जितनी भी प्री कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी रहेगी ये सब वॉइड एग्रीमेंट्स रहेंगी, और जितनी भी पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी रहेगी ये सब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगी। तीसरा, जो वन पार्टी वॉज अवेयर, एक पार्टी को पता था दूसरे को नहीं पता था। जैसे समझो मैं कोई चीज आपको किराए से देने के एग्रीमेंट करता हूं, पैसा ले लेता हूं, पर वो चीज बची ही नहीं। मेरी एक कार थी, वो कार जल चुकी है, खत्म हो चुकी है, स्वाहा हो चुकी है, बट फिर भी आप बोलते हैं सर कार चाहिए किराए से। मैं बोलता हूं हाँ 10,000 रुपए दो, कल कार ले जाना। अब कार है नहीं, ये मुझे पता है, आपको नहीं पता, बट अल्टीमेटली इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि जो चीज है ही नहीं वो किराए से नहीं दी जा सकती। सो इट इज ऑल्सो केस ऑफ फ्रॉड। सो यहां तीनों केस में, पहला केस था चांद तारे तोड़ने का वादा करना, जिसमें नोन टू बोथ द पार्टीज है, यहां ना रेस्टिट्यूशन होता है ना डैमेजेस होते हैं। दूसरा नॉट नोन टू बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज को नहीं पता था, यहां पे रेस्टिट्यूशन होगा बट डैमेजेस नहीं होंगे, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड। और तीसरा, जहां एक पार्टी को पता था दूसरे को नहीं पता था, यहां डैमेजेस भी होंगे और यहां रेस्टिट्यूशन भी होगा, ठीक है। सो ऐसा है। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद इंपॉसिबिलिटी हो गई। कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, परफॉर्मेंस के पहले, पूरा होने के पहले इंपॉसिबल हो गया, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इंपॉसिबिलिटी। इसके ही और भी नाम है, इसको ही हम सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी बोलते हैं, इसी को हम सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी बोलते हैं, इसी को हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं।
फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अपसेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। सो ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। इसमें बेसिकली 5 प्रकार की चीजें कवर होती है। ग्राउंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, आप मेरी कार खरीदना चाहते हैं, मैं कार बेचना चाहता हूं, हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, समझो 10 तारीख को, 12 तारीख को आपको कार देने का था, पर इस बीच कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इस बीच अगर कार डिस्ट्रॉय हो जाती है सो इट विल बिकम वॉइड, क्योंकि यहां कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। अगर इसके पहले ही कार डिस्ट्रॉय हो जाती है तो यहां पे इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद डिस्ट्रॉय होती है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड एंड इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो ये वॉइड हो जाएगा। चेंज ऑफ लॉ, कानून बदल गया। मैंने लिकर की बॉटल्स मंगाया था, मैंने बोला था मेरे को 20 तारीख को लिकर की बॉटल्स चाहिए, बियर की बॉटल्स चाहिए। अब यहां पे सरकार ने बैन लगा दिया, 20 तारीख को चाहिए था, 15 तारीख को सरकार ने बोला कोई भी लिकर की ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सो यहां पे जैसे बैन लगा दिया इट बिकम्स इम्पॉसिबल एंड हेंस इट बिकम्स वॉइड। सो चेंज ऑफ लॉ। फेलियर ऑफ प्री कंडीशंस, कभी कभी हम कुछ कंडीशंस को देखते हुए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कंडीशंस अगर बदल जाती है तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ये मान लिया जाता है। भले ही यहां फिजिकली इट इज स्टिल पॉसिबल टू परफॉर्म, लीगली इट इज स्टिल पॉसिबल टू परफॉर्म, बट अल्टीमेटली हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, बिकॉज जो मेन उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था, मेन थिंग थी जो हमारे ध्यान में थी, वही खत्म हो गई तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सो ऐसे केसेस में जब प्री कंडीशंस चेंज हो जाती है, एक्चुअल एक केस मैं बताऊंगा इस पे, इसमें एक्चुअल केस है किंग एडवर्ड 7 का। किंग एडवर्ड 7 थे, उनका राज तिलक होने वाला था, उनका राजा बनाने वाले थे उनको, और एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे एक होटल में रूम चाहिए। वो होटल ओनर के पास जाता है, बोलता है साहब मुझे रूम चाहिए, मेरे को ऐसा रूम चाहिए जहां से किंग एडवर्ड का जो महल है वो बराबर दिखता है। तो उसको होटल वाले को समझ गया कि इसको राज तिलक देखने के लिए रूम चाहिए। वो बताता है साहब देखो ये वाला रूम है, एकदम सामने आपको दिखेगा। अब यहां पे रूम उसने बुक कर लिया, बाद में लेकिन किंग एडवर्ड जो थे वो बीमार पड़ गए। अब बीमार पड़ने के कारण उनका जो राज तिलक था वो कैंसिल कर दिया गया। सवाल ये आता है क्या कॉन्ट्रैक्ट अभी भी वैलिड है? द आंसर इज नो, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। भले इट इज फिजिकली पॉसिबल टू परफॉर्म, अभी भी वो रूम तो ले सकता है ना, कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि इम्पॉसिबल हो गया, पर अगर उसका मुख्य उद्देश्य जो था वही अगर फेल हो जाता है, भले ही कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ना भी लिखा हो, लेकिन दोनों पार्टीज को पता है कि ये क्या करने के लिए ले रहे हैं रूम, कि सामने से इनको किंग एडवर्ड का राज तिलक देखने को मिलना चाहिए। सो ऐसे केसेस में बोथ द पार्टीज न्यू व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द पर्पस चेंजेस, वो खत्म हो जाता है, फेल्स। अगर वो जो मेन चीज थी, प्री कंडीशन थी जिसके ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट को डिपेंड कर रहे थे, वही बदल गई, तो ऐसे केसेस में हमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। द कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स वॉइड। इसको कैंसिल नहीं करना है, ये कैंसिल हो गया अपने आप। ठीक है, सो इट बिकम्स वॉइड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। दिस इज द एक्चुअल केस लॉ। फिर डेथ और इनकैपेसिटी फॉर पर्सनल सर्विसेज, पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है और बाद में डेथ हो गई, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके साथ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बाद में मेरी डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ठीक है, और आउटब्रेक ऑफ वॉर, जंग छिड़ गई। सो अगर मैंने किसी चाइनीज से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो एक चीनी व्यक्ति था, चीनी व्यक्ति से मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद भारत का और चाइना का अगर झगड़ा चालू हो जाता है, वॉर हो जाती है, सो ऐसे केस में जब तक वॉर चल रही है तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट था तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, अगर एक स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था तो ऐसे केसेस में जैसे ही वॉर खत्म होगी उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिवाइव किया जा सकता है। सो आउटब्रेक ऑफ वॉर से भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी कुछ नहीं है, सेम चीज है, सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी को डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। यहां पे एक केस हुआ था सत्यव्रता घोष वर्सेस मुगनीराम बेंगूर, उसमें बताया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी क्या है। कोर्ट ने बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब है कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट तो पॉसिबल है, परफॉर्म किया जा सकता है, फिजिकली इट इज पॉसिबल, लीगली इट इज पॉसिबल, बट इट इज ऑफ नो यूज बिकॉज कोई एक अनटोवर्ड इवेंट के कारण, एक अनचाही घटना के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका मुख्य उद्देश्य ही खत्म हो गया, तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट होने का क्या मतलब है? मींस अपसेट हो जाना। हम बोलेंगे यार कॉन्ट्रैक्ट अपसेट हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट अपसेट हो गया मींस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बचा ही नहीं। कभी कभी होता है ना, हमको लगता है यार जिंदगी में अब क्या बचा, मना कर दी उसने तो,
सो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अपसेट हो रहा है, बिकॉज जो मुख्य उद्देश्य था वो बचा ही नहीं। यार क्या मतलब रहा मुझ में, तो कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है अब मुझ में कोई मतलब नहीं रहा। सो ऐसे केसेस में इट बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड, इट बिकम्स वॉइड, ये फिर से खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वही चीज है। इसके कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस देख लेते हैं, फिर अल्टीमेटली अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है और अगले टॉपिक पे अपन रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख लेंगे और अगला चैप्टर भी अपन चालू कर लेंगे। सो एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। एक्सेप्शंस का क्या मतलब है? एक्सेप्शंस का मतलब है कब कब ये रूल नहीं लगता, यानी कब कब हम ये नहीं बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इन दीज केसेस द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम void, the contract is not discharged, it is not discharged. So impossibility of performance is as a rule not an excuse from performance. आप impossibility का ऐसे ही कभी भी बहाना नहीं बना सकते। So important points है, ध्यान रखो, एक एक करके मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। पहली चीज है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें एक केस हुआ था, एक पार्टी होती है जो कि इंग्लैंड में होती है, दूसरी पार्टी होती है जापान में होती है। अब आपको पता है कि इंग्लैंड और जापान जो है, यहां से ट्रेडिंग करना है तो बीच में एक स्विस कैनाल होता है, यहां से ट्रेडिंग होती है, कोई भी गुड्स जो भेजे जाते हैं वो स्विस कैनाल से भेजे जाते हैं। अब क्या हुआ था, ये जो कंपनी थी साकिरो ग्लो एंड कंपनी और नोबल थॉरी, तो साकिरो ग्लो गुड्स भेजने वाली होती है और नोबल थॉरी पैसा देने वाली होती है। अब यहां पे साकिरो ग्लो बोलती है कि क्योंकि यहां झगड़े चालू है तो ये रोड तो बंद हो गया, ये रूट बंद है, सो हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन नोबल थॉरी वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात कहां हुई थी कि तुम यहां से गुड्स लाओगे, ये रूट बंद भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम दूसरे रूट से गुड्स लेके आ सकते हो। वो बोलते हैं नहीं नहीं, इतना लंबा रूट 3 गुना लंबा पड़ रहा है, ये तो ऐसा थोड़ी हुआ, ये इम्पॉसिबल हो गया। इंटरनेशनल कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने बोला यस इट डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल, क्योंकि ऐसा कहीं लिखा है क्या कि यहीं से गुड्स जाएंगे? तो नहीं लिखा, बस बात खत्म हो गई, तुम कैसे भी गुड्स दो। अगर ये रूट बंद है तो तुम दूसरे रूट से दो, तुम एरोप्लेन से भेजो, फ्लाइट से भेजो, ऐसा कहीं बोला है क्या तुमने? तो नहीं बोला। ध्यान से सुनो, ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन आया था, इंस्टीट्यूट ने आंसर गलत दिया है। इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है एक ही रूट था और वो रूट ब्लॉक हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया। सो क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है? द आंसर इज यस, अगर एक ही रूट था और वो बंद हो गया सो इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला इट डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल, जो कि गलत आंसर है। ठीक है, सो इंस्टीट्यूट के अगर आप सजेस्टेड देख रहे हैं तो उसमें इसका आंसर गलत दिया है। स्पेसिफिकली केस में बोला गया था अगर एक ही रूट है और उसी रूट से परफॉर्मेंस होना था तो ऐसे केसेस में इट बिकम्स इम्पॉसिबल। बट इफ देयर आर मोर रूट्स एंड देयर इज नो रेफरेंस कि इस रूट से परफॉर्मेंस होगा, देन इट डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल। ठीक है, सो आप इसका आंसर अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही लिखोगे कि इट डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल, अगर ऐसा स्पेसिफिकली कहीं एग्री नहीं किया था। बट अगर एक ही रूट है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इम्पॉसिबल, क्योंकि रास्ता ही बंद हो गया तो कैसे परफॉर्म करेगा वो। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट का आंसर गलत है, बट आप ऐसा नहीं लिखोगे, आप लिखोगे नोट में कि हाउएवर एज पर द इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर, उन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल, बट अपन अपना रूल लिख देंगे कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो गया। ठीक है, सो ये पहला केस था साकिरो ग्लो इन कंपनी वर्सेस नोबल थॉरी का। फिर कमर्शियल इंपॉसिबिलिटी, सिर्फ इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे कि भाई बहुत नुकसान होगा हमारा, कमर्शियली इंपॉसिबल हो चुका है क्योंकि अब रेट बहुत बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है, एक पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया था जो 10 साल चलने वाला था, अब मैंने आज के डेट के हिसाब से कोटेशन दे दिया, लेकिन 5 साल में रेट इतने बढ़ गए हैं, लेबर महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, कि मेरे को पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना, बहुत नुकसान हो जाएगा। सो ऐसे केसेस में आई कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन दिस ग्राउंड, क्योंकि जब ये लंबा कॉन्ट्रैक्ट था मैंने पहले से ध्यान में रखना चाहिए था कि इतने टाइम में रेट्स बदल सकते हैं, और अगर मैंने ये ध्यान में नहीं रखा तो ऐसे केसेस में ये मेरी गलती है। यहां पे आई कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, इट इज नॉट इम्पॉसिबल ओनली सिर्फ इस वजह से कि ये अब मेरे को नुकसान देगा, सो दैट डज नॉट मेक इट इम्पॉसिबल। द नेक्स्ट इज स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स या सिविल डिस्टर्बेंसेस। मेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई इसीलिए मैं परफॉर्म नहीं कर पाया, अगेन दिस इज नॉट अ केस ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। स्ट्राइक क्यों होती है? क्योंकि आपने कुछ तो भी गड़बड़ किया, आप एम्प्लॉयज के साथ बराबर बना के नहीं रखते हैं, तो ये तो आपकी गलती है। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स या कुछ हो गया, आप इसका बहाना नहीं उठा सकते, बहाना नहीं बना सकते। आप दूसरे कोई फैक्ट्री से परफॉर्म करो, कहीं और से खरीद के गुड्स दो,
लेकिन आप इसका बहाना बना के अवॉइड नहीं कर सकते। यू विल हैव टू परफॉर्म और टू पे द कॉम्पेंसेशन। और फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, अगर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट फेल होता है, जैसे मैंने अभी बताया था किंग एडवर्ड वाला केस, उसमें एक ही ऑब्जेक्ट था और वो फेल हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, उसमें से एक ऑब्जेक्ट फेल होगा, देन इट डज नॉट बिकम वॉइड। जैसे हमने बोला था कि हम आप सबको पिकनिक पे लेके जाएंगे, हम स्पेन जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, इटली जाएंगे, पूरा वर्ल्ड टूर होगा, टोमेटिनो फेस्टिवल होगा, फिर बैल के आगे भागने वाला गेम होगा, स्कूबा डाइविंग, पैराग्लाइडिंग, सब चीजें अपन करने वाले हैं, ये सब चीजें, बंजी जंपिंग वगैरह, ये सब आपको बताया था। आप लोग बहुत एक्साइटेड थे, सब लोगों ने 5-5 लाख रुपए लाके जमा कर दिए। अब ये 5-5 लाख रुपए जमा है हमारे पास। अब वहां की सरकार ने बोल दिया कि ये जो बैल के आगे भागने वाला गेम है, ये हम बैन कर देंगे, क्योंकि बैल के आगे भागना कोई होशियारी वाली बात नहीं है। अगर बैल के आगे इंसान भाग रहा है तो बैल वो नहीं है, बैल इंसान है। सो कोर्ट ने बोला वहां के कि ये बैन कर देंगे हम, ये नहीं किया जा सकता। अब कोई एक स्टूडेंट आता है, बोलता है सर मेरा पैसा वापस कर दो। मैं बोलता हूं क्यों भाई? नहीं नहीं सर, वो बैल के आगे भागने वाला जो गेम था, मेरे को वही खेलना था। अब उसको समझा रहे, अरे भाई इतने सारे ऑब्जेक्ट है, तेरे को बैल के आगे भागना है? तो बोलता हाँ सर, वो एक ऑब्जेक्ट मेरे को वही चीज करना था। क्या वो पैसा वापस मांग सकता है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। एक ऑब्जेक्ट के फेल हो जाने से यू कैन नॉट से दैट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज स्टिल पॉसिबल। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट फेल होता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में से, देन इट डज नॉट बिकम इम्पॉसिबल, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन। ठीक है। सो इन केसेस में, इन चारों केसेस में द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड, इट इज स्टिल वैलिड एंड ऑपरेटिव। अगर कोई मना करेगा तो दैट विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, ये हम अब अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो रेमेडीज यानी उपाय, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो क्या क्या उपाय होते हैं एक पार्टी के पास, वो क्या क्या चीज कर सकता है। सो इसको हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। यहाँ पे अगर आपको अब कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट नहीं होंगे तो अपन क्लास को कंक्लूड करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो हम लोग देख रहे थे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी हमने टर्मिनेशन देख लिया था कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है। आज हम देखेंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता है, ब्रीच किया जाता है, सो व्हाट आर द रेमेडीज। सो सबसे पहले आज हम वही देखेंगे कि क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं हमने क्या देखा था डिस्चार्ज में। हमने देखा था डिस्चार्ज हो सकता है एक तो या तो बाय परफॉर्मेंस बाय बोथ द पार्टीज, या तो बाय नॉन परफॉर्मेंस, या फिर बाय टेंडर टू परफॉर्म या ऑफर टू परफॉर्म बाय वन पार्टी। म्यूचुअल एग्रीमेंट से हो सकता है कई बार कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए और उसको परफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े। कभी ब्रीच से हो सकता है। ब्रीच दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। फिर ऑपरेशन ऑफ लॉ से हो सकता है, ये भी हमने डिटेल में देखा था। राइटफुल रिसेशन बाय वन पार्टी, रिसेशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एंड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और इलीगलिटी, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं। और इसके कुछ एक्सेप्शंस हमने पिछले क्लास में देखे थे। अब आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए तो क्या होगा, क्या क्या किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी तक कई बार बताया हूं कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाए तो अपने आप खत्म नहीं होता, इसको खत्म करना पड़ता है। सो दैट इज द फर्स्ट रेमेडी। सो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली चीज जो आप देखेंगे वो रहेगा रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसेशन का मतलब है कैंसलेशन, कैंसल कर देना। सो अगर ए ने बी को बोला था मैं गुड्स लेके आऊंगा, बी ने बोला था मैं पैसे दूंगा, ए गुड्स लेके आता है और बी मना कर देता है, बी बोलता है मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, तो ऐसे केसेस में ए के पास क्या क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन है ही कैन कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। सो कैंसल अपने आप नहीं होता है, अगर ब्रीच होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है, बराबर टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, बराबर प्लेस पे नहीं हो रहा है, in any of these cases the contract only becomes voidable by subsequent default, it does not become void. So ये कैंसल किया जा सकता है, it becomes voidable. So पहली चीज वही है, rescission of the contract। तो अगर ब्रीच होगा तो इट कैन बी कैंसल्ड और इट कैन बी रिसिंडेड। साथ ही साथ यहां पे अगर नुकसान हुआ है तो नुकसान की भरपाई भी करवाई जा सकती है। दैट इज योर सेकेंड रेमेडी, डैमेजेस। सो डैमेजेस क्या होते हैं ये देखने के लिए पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। क्या होता है
जैसे ए ने बी को वादा किया था, समझो ए ने बी को बोला था मैं तुमको गुड्स लाके दूंगा, बी ने बोला था मैं पैसे दूंगा। समझो कार की बात हो रही, ए ने बी को पूछा क्या तुम मेरी कार खरीदोगे 1 लाख रुपए में, बी ने बोला हाँ। पर अल्टीमेटली जब वक्त आया कार खरीदने बेचने का, तो बी अब इसको मना कर देता है। बी बोलता है मैं कार नहीं खरीदना चाहता। अब ए को तो पैसे की जरूरत थी, सो ए क्या करता है, ए सेल्स दिस कार टू अनदर पर्सन से सी, तो सी को ये बेच देता है। और समझो सी को बेच के इसको प्राप्त हुए 80,000 रुपए। अल्टीमेटली ए का नुकसान हो गया, कितने का, 20,000 का। क्यों हुआ ये नुकसान, क्योंकि बी ने वादा तोड़ा। जिसके बदले 1 लाख रुपए मिलना चाहिए था, उसके बदले अब उसको सिर्फ 80,000 रुपए मिल रहे हैं। सो अल्टीमेटली ए का लॉस होता है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड हेंस ए कैन रिकवर दीज 20,000 रुपीज फ्रॉम बी। बी से वो रिकवरी कर सकता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज डैमेजेस। सो डैमेजेस का मतलब क्या है, जो नुकसान की भरपाई कराना। ध्यान से देखो, यहां पे डैमेज का क्या मतलब है, डैमेज का मतलब है लॉस। ये जो 20,000 का लॉस हुआ है, 80,000 में बिका, यानी 20,000 का लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डैमेज। एंड डैमेजेस का क्या मतलब है, तो डैमेजेस का मतलब है कॉम्पेंसेशन फॉर दिस लॉस। कॉम्पेंसेशन, नुकसान की भरपाई करना। जैसे ही मैं बोलता हूं डैमेजेस का मतलब है कॉम्पेंसेशन, आपके मन में एक बात क्लिक होती है कि इसका मतलब ऐसा है कि अगर नुकसान नहीं होगा तो कोई भरपाई नहीं होगी। कभी फायदे की भरपाई नहीं होती। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कोई बोल रहा है तेरे कारण फायदा हो गया चल भरपाई करके दे। सो फायदे की भरपाई नहीं होती, सिर्फ नुकसान की भरपाई होती है। और इसीलिए अगर ये समझो कार 80,000 के बदले समझो 1 लाख में बिकी होती या 1,20,000 में बिकी होती, तो ए का कोई नुकसान नहीं होता, और इसीलिए ए कैन नॉट क्लेम फ्रॉम बी। ए को कोई अधिकार नहीं होता फिर पैसा क्लेम करने का, बिकॉज इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डैमेजेस आर ग्रांटेड बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन एंड नॉट बाय वे ऑफ पनिशमेंट। पनिशमेंट नेचर के, पेनल नेचर के नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो ये होते हैं कॉम्पेंसेटरी नेचर के। मीन्स अगर नुकसान होगा तो भरपाई होगी, अगर कोई नुकसान नहीं हुआ तो ऐसे केस में कोई भरपाई नहीं की जाएगी। अब यहां पे ये जो पूरा लॉ ऑफ डैमेजेस है, ये पूरा बेस्ड है, सेक्शन नंबर 73 इज बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर केस, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। ये केस मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर हम आगे की बात करते हैं। ये केस में क्या हुआ था, ये केस में एक व्यक्ति होता है जिसकी एक फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री में एक मशीन होती है। ये जो मशीन होती है इसमें लगे होते हैं चक्के। आपने देखा होगा मशीनों में चक्के लगे होते हैं, उस पर बेल्ट लगा होता है, और वो मशीन चक्के घूमते हैं, बेल्ट घूमता है, और अल्टीमेटली काम चलता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये भी एक ऐसी मशीन होती है, यहाँ पे गुड्स डाले जाते हैं, रॉ मटेरियल, और फिनिश गुड्स बनके प्राप्त होते हैं। अब क्या होता है, एक दिन मशीन चलते चलते इसका एक चक्का ब्रेक हो जाता है। ये क्रैंक शाफ्ट बोला जाता है इसको, ये ब्रेक हो गया, टूट गया। अब ये टूट गया तो यहां पे अब मशीन बंद हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया। तो ये जो व्यक्ति था काफी टेंशन में आ जाता है। ये सोचता है, फैक्ट्री का ओनर सोचता है चलो इसको जल्दी से रिपेयर करवा लेते हैं। लेकिन रिपेयर करने के लिए इनको जाना होता है दूसरे शहर, ग्रीनविच। ग्रीनविच से ये चक्कर मंगाना पड़ता है। तो ग्रीनविच में जाना था, वहां से चक्का मंगवाना था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर वहीं पे होता है। सो ये क्या करता है, ये कॉमन कैरियर को ये चक्का दे देता है। एक ट्रक ड्राइवर होता है सनी पाजी, तो सनी पाजी को बोला जाता है सनी पाजी ये जो चक्का है ये चक्का लेके जाओ। वो बोलते हैं ठीक है। कहाँ लेके जाना है, तो बताया जाता है ग्रीनविच में ये शहर है, यहाँ पे लेके जाओ। यहाँ पे इनको ये जो पुराना चक्का है, ये पुराना चक्का दिखाना। ये पुराना चक्का वापस ले लेंगे और एक नया चक्का आपको दे देंगे।
सो ग्रीनविच में जाके इस चक्के को बदल के लेके आओ। सनी पाजी निकल जाते हैं। अब क्या होता है, वो गाड़ी लेके जाते हैं और रास्ते में इनके कोई रिलेटिव का घर आता है, इनकी ससुराल वगैरह आती है, ये वहां पे रुकते हैं। अब उनके घर वाले उनको बोलते हैं, ससुराल वाले उनको बोलते हैं, जो साला साली वगैरह होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जीजा जी थोड़ा और रुक जाओ ना, आप आज ही आए हो, आज के आज क्यों जा रहे हो, एक दो दिन रुक जाओ फिर जाना। वो बोलते हैं ठीक है, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। एक दिन रुक जाते हैं। फिर वो लोग और बोलते हैं क्या जिया जी इतने दिन बाद आए, थोड़ा और रुक जाओ। दो चार दिन करके वो क्या करते हैं, वो पूरे 15 दिन रुक जाते हैं। यानी पूरा लेट कर दिया उन्होंने काम, जो चीज होने आना चाहिए था समझो 7 दिन में, उसके लिए अभी हो गए समझो 20 दिन। 20 दिन में उनने 20-22 दिन में उनने वापस लेके आए। सो जो चीज 7 दिन में हो जाना चाहिए था उसके लिए 20 दिन लगा दिए। अल्टीमेटली यहां पे क्या हुआ, ये जो फैक्ट्री का मालिक था इसकी मशीन बंद पड़ी थी और उसको जल्दी चाहिए था चक्का। पर यहाँ पे ये जो ट्रक ड्राइवर है, कैरियर है, इसकी गलती के कारण, इसकी लापरवाही के कारण जानबूझकर वो लेट करता है। हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, समझो टायर पंचर हो जाते, ट्रक ब्रेकडाउन हो जाता, तो वो बात और होती। पर ये अपनी इच्छा से ये ऐसा कुछ कार्य करता है जिसके कारण अब नुकसान हो गया फैक्ट्री के मालिक का। फैक्ट्री का मालिक बोलता है कि मैं तुमसे क्लेम करूंगा। सो ये जो ट्रक ड्राइवर है उसको बोलता है मैं तुमसे क्लेम करूंगा। क्या क्या क्लेम करने की बात करता है, वो बोलता है देखो मेरा तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। कौन कौन सा नुकसान हुआ है, तो पहली चीज वो बोलता है कि मुझे वेजेस देना पड़ा। वेजेस, जो लोग बैठे थे मेरे यहाँ, एम्प्लॉय लोग तो आ रहे हैं, ये जो एम्प्लॉय है ये तो बेचारे काम करने को तैयार है, पर मेरी ही मशीन नहीं चल रही, तो मैं इनको कुछ बोल नहीं सकता, और अल्टीमेटली मुझे तो इनको वेजेस पे करना है। सो वेजेस पहली चीज ये मांगता है। दूसरी चीज बोलता है भाई डेप्रिसिएशन भी लग रहा है। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है, तो ये घसारा बोलते हैं इसको, यानी मशीन के ऊपर कुछ नुकसान हो रहा है, धीरे धीरे रोज की उसकी वैल्यू कम होती है। सो दिन के हिसाब से हर दिन बाय एफ्लेक्स ऑफ टाइम, वक्त के बीतने पे मशीन डेप्रिशिएट होती है, मशीन की वैल्यू कम होती है। सो अल्टीमेटली मशीन का डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है। अगर तुम चक्का ला देते तो मशीन चलती, एटलीस्ट यूज होती, बट यूज नहीं हुई, खाली पड़े पड़े हुई वो उसका उम्र बीत रही है, बेकार होते जा रही है। सो मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। और तीसरी चीज वो बोलता है देखो भाई ये जो गुड्स है ये गुड्स बने होते तो गुड्स बन के बिके भी तो होते। सो गुड्स बन के बिके होते और पैसा आया होता और प्रॉफिट हुआ होता, बट क्योंकि गुड्स बने ही नहीं, गुड्स बिके ही नहीं, तो प्रॉफिट आया ही नहीं, और ये जो प्रॉफिट डूबा है ये भी तुम्हारी वजह से डूबा है। सो वो तीसरी चीज जो क्लेम करता है दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो तीन चीजें उसने क्लेम किया, वेजेस, डेप्रिसिएशन एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब यहां पे ट्रक ड्राइवर बोलता है जी मैं तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। फैक्ट्री का मालिक बोलता है नहीं नहीं मुझे तो पैसा चाहिए, मैं तुमसे रिकवर करके रहूंगा। जब ट्रक ड्राइवर मना ही कर देता है तो ये कोर्ट चले जाते हैं और बोलते हैं साहब देखो इनके कारण, हमारा ट्रांसपोर्टर के कारण हमारा नुकसान हुआ है, हमको भरपाई करवा के दो। कोर्ट बोलता है क्या क्या नुकसान हुआ है, बताया जाता है देखो साहब वेजेस है। कोर्ट बोलता है ठीक है वेजेस ठीक है, सही में उसी कारण से नुकसान हो रहा है, अगर ये बराबर टाइम पे ला देते चीज तो यहाँ पे उतना नुकसान नहीं हुआ होता। तो 7 दिन का नुकसान तो बेयर करने को तैयार है फैक्ट्री का मालिक, बट उसके एक्स्ट्रा जो नुकसान हो रहे हैं 7 दिन के बाद, जो बाकी के बचे 13 दिन का नुकसान हो रहा है, सो वो चीज वो बोलता है कि मैं रिकवर करूंगा 13 दिन का लॉस, वेजेस, डेप्रिसिएशन 13 दिन के, और लॉस ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे कोर्ट बोलता है ठीक है वेजेस तो सही बात है, वेजेस का नुकसान इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने चक्का लाके नहीं लगाया, अगर चक्का ला देता तो वो आपका यूज हो जाता। दूसरी चीज बताओ, दूसरी चीज वो बोलता है डेप्रिसिएशन। कोर्ट बोलता है हाँ डेप्रिसिएशन भी सही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम तो आपको लग ही रहा है, अगर कम से कम चक्का आ जाता तो मशीन रनिंग में होती तो एटलीस्ट उसका आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली होती, रिटर्न मिला होता है। तीसरी चीज बताओ, तीसरी चीज वो बोलता है साहब देखो चक्का अगर रहता तो चक्का लगा होता, चक्का घुमा होता, चक्का घूमता, गुड्स बनते, प्रोडक्शन होता, गुड्स बनते, गुड्स बिकते, पैसा आता, फिर पैसा आता तो प्रॉफिट हुआ होता,
लेकिन क्योंकि चक्का नहीं था, तो चक्का नहीं घुमा, मशीन नहीं चली, प्रोडक्शन नहीं हुआ, गुड्स नहीं बने, गुड्स नहीं बिके, पैसा नहीं आया और प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉफिट नहीं हुआ ये भी मैं रिकवर करूंगा। कोड बोलता है अरे कोई भी बात थोड़ी रिकवर की जा सकती है। ये जो प्रॉफिट की बात कर रहे हो तुम, क्या ये जरूरी है कि प्रॉफिट हुआ ही होता? तो नहीं। हो सकता है कि चक्का लग भी जाता तो शायद गुड्स नहीं बनते, हो सकता है गुड्स बन भी जाते तो शायद नहीं बिकते, या अगर बिकते भी तो शायद प्रॉफिट नहीं होता। सो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा ये सिर्फ इस चीज पे थोड़ी डिपेंड करता है। वेजेस तक हमने मान लिया, डेप्रिसिएशन तक हमने मान लिया कि हाँ ये डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रीच है, ये डायरेक्टली उसी कारण से हो रहा है। पर लॉस ऑफ प्रॉफिट इज डिपेंडेंट ऑन एन नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजों पे ये निर्भर करता है, और इसीलिए यू कैन नॉट से दैट लॉस ऑफ प्रॉफिट भी रिकवर किया जा सकेगा। सो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ही पूरा का पूरा जो सेक्शन 73 है दैट इज बेस्ड। इसमें वही बोला था कि ये जो दो चीजें हैं, वेजेस एंड डेप्रिसिएशन, ये दोनों चीजें कैसी हैं? दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड, दीज आर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच, ये उसी कारण हुए हैं। सो दीज कैन बी रिकवर्ड, और इसको ही नाम दिया गया ऑर्डिनरी डैमेजेस। दूसरी चीज लॉस ऑफ प्रॉफिट, लॉस ऑफ प्रॉफिट जो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, इसका डायरेक्ट डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। सो इसीलिए लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है ये रिमोट है, और रिमोट है तो इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो ये रिकवर किए जा सकते हैं, बट जो रिमोट नेचर के, इनडायरेक्ट नेचर के, वो रिकवर नहीं कर सकते। अगेन एक पॉइंट और बोला, अगर इनडायरेक्ट नेचर के लेकिन पहले से बताया गया था कि साहब देखो मेरे को इतने गुड्स चाहिए नहीं तो मेरा नुकसान हो जाएगा, पहले से पता था आगे वाली पार्टी को, तो ये रिकवर किया जा सकता है। उसको हम दूसरा नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेशल डैमेजेस। ये क्या होते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सो स्पेशल डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं इफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वर इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। अगर ये दोनों पार्टीज को पता था कि हाँ अगर ये मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो नुकसान हो जाएगा, तो ये भी रिकवर किया जा सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, समझो यहां पे ए ने बी को बोला था मैं तुमको गुड्स दूंगा, समझो कोई आयन गुड्स, आयन देने वाला है वो बोलता है मैं तुमको गुड्स दूंगा, ये बोलता है ठीक है मैं तुमको 1 लाख रुपए पे करूंगा उसके बदले। और इसी के चलते ए क्या करता है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है विद सी, और उसको इन्फॉर्म करता है कि भाई मुझे तुम गुड्स कितने में दोगे, ये जो आयन है ये कितने में दोगे, क्योंकि मुझे ये आगे बी को प्रोवाइड करना है। सो तुम मुझे कितने में दोगे? सी बोलता है साहब मैं आपको 80,000 में गुड्स प्रोवाइड कर दूंगा और आप इसको आगे बेच सकते हैं। अब यहां पे समझो सी टाइम पे आयन नहीं देता है और ए कहीं और से ये प्राप्त नहीं कर पाता, एंड अल्टीमेटली यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया जा सकता। सो यहां पे वैसे देखो तो ए का कितना नुकसान हुआ है, सो ए को जो 20,000 रुपए मिले होते, 80,000 में लेके 1 लाख में बेचा होता, ये इसका डूब गया। बट यहां पे क्या ये रिकवर किया जा सकता है? द आंसर इज यस, क्योंकि यहां पे ये भी लॉस ऑफ प्रॉफिट के नेचर का ही है। बट आप देखो तो ये एक हिसाब से बताया गया था कि साहब आप नहीं दोगे तो देखो ऐसा नुकसान हो जाएगा। सो इट वॉज इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज, इट वॉज इन नॉलेज ऑफ द पार्टीज। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्री किया हो कि मैं इतना रिकवर करूंगा, उनने कुछ बोला नहीं, सिर्फ ये बोला है कि मैं ये आगे इतने इतने रुपए में बेचने वाला हूं। तो यहां पे अगर इतना भी बता दिया कि मुझे आगे परफॉर्म करना है तो दैट इज सफिशिएंट। और अगर अब सी ब्रीच करता है तो ऐसे केसेस में ए कैन रिकवर द 20,000 रुपीज फ्रॉम सी। दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल डैमेज। This is recoverable only if the special circumstances were in contemplation of the parties, were in knowledge of the parties। अगर ये जो खास बात थी ये पता थी तो ऐसे केस में ये भी रिकवर किया जा सकता है। अगर आप देखो तो ये भी इनडायरेक्ट नेचर का ही है,
ये भी रिमोट तरीके का ही है, बट फिर भी ये रिकवर किया जा सकता है। सो इनडायरेक्ट डैमेजेस वैसे रिकवर नहीं किए जा सकते, इसी को हम रिमोट बोलते हैं। बट अगर ये रिकवर कर सकते हैं तो सिर्फ एक केस में, जब हमने स्पेसिफिकली बताया था कि साहब अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्पेशल डैमेज। तो स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल बट रिमोट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल। ऑफ कोर्स बोथ द डैमेजेस आर ऑफ इनडायरेक्ट नेचर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था बीच में कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो डैमेजेस क्या है, तो मैंने आपको बताया पूरा लॉ ऑफ डैमेजेस जो है सेक्शन नंबर 73 है। दिस इज बेस्ड ऑन द केस ऑफ हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल का आपको जो केस है ये याद रखना है। फिर नेचर में वही बताया है कि ये पनिशमेंट के नेचर के नहीं होते, कॉम्पेंसेशन के नेचर के होते हैं। अगर कोई नुकसान ही नहीं हुआ है तो कोई डैमेजेस रिकवर नहीं किए जा सकते, क्योंकि नुकसान होगा तभी भरपाई की बात होगी। रूल ये बोलता है ऑर्डिनरी डैमेजेस आर रिकवरेबल, स्पेशल डैमेजेस आर रिकवरेबल ओनली इफ द पार्टीज न्यू अबाउट देम, एंड रिमोट डैमेजेस आर नॉट रिकवरेबल। डैमेजेस जो होते हैं, कॉम्पेंसेशन जो होता है, इज रिकवरेबल ओनली फॉर डैमेजेस अराइजिंग नेचुरली इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स, यानी डायरेक्टली रिलेटेड, एंड डैमेजेस अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। कॉन्टेम्पलेशन मीन्स नॉलेज, इन नॉलेज ऑफ द पार्टीज, जो पता था कि मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो ऐसे केसेस में नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ प्रकार के डैमेजेस होते हैं। सो बेसिकली ये तीन जो डैमेजेस मैंने आपको बताया अभी, ये तीन डैमेजेस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से है। पहला डैमेज ऑर्डिनरी डैमेजेस, इट कैन बी रिकवर्ड इन ऑल द केसेस, क्योंकि दीज आर नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच, सीधा सीधा उसी कारण से हुआ है। दूसरा जो इनडायरेक्ट नेचर का है, रिमोट डैमेजेस, दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तीसरा, इनडायरेक्ट भी रिकवर कर सकोगे इफ द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वर इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है, सो यहां पे रिकवर कर सकते हैं, इसको ही हम स्पेशल डैमेजेस नाम देंगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो नॉमिनल डैमेजेस है, सॉरी जो डैमेजेस है, दोज आर रिकवरेबल ओनली एज अ कंपेंसेशन एंड नॉट एज अ पेनल्टी। बट कभी कभी नॉमिनल डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होते। नॉमिनल डैमेजेस का क्या मतलब है, जो नाम मात्र के लिए दिए गए, जो सिर्फ ये बताने को दिए गए हैं कि भाई तुम सही थे ये गलत था, जहां पे आपका नुकसान नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डैमेजेस तभी रिकवर किए जा सकते हैं जब कोई नुकसान होगा, तो डैमेजेस कॉम्पेंसेटरी नेचर के। बट नॉमिनल डैमेजेस ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आते, बट फिर भी ये भी रिकवर किए जा सकते हैं जब एक्चुअल में कोई नुकसान नहीं हुआ, पर बात है सिर्फ स्वाभिमान की, सिर्फ ये बताने की कि देखो भाई मैंने गलत नहीं किया, इसने गलत किया है। भले नुकसान नहीं हुआ तो भी हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसने गलत किया है। सो कोर्ट ऐसे केसेस में नॉमिनल डैमेजेस देगा। नॉमिनल का मतलब ही है नाम मात्र के लिए, जो सिर्फ नाम के लिए दिए जा रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल डैमेज। सो ये एक केस हुआ था चार्टर वर्सेस सुलिवैन। इसमें क्या हुआ था, समझो मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला था मैं तुमको कार बेचूंगा, मिस्टर बी ने बोला था मैं तुमको पैसे दूंगा। 1 लाख रुपए देने की बात हुई थी, और मिस्टर ए ने ये कॉन्ट्रैक्ट बाद में जब टूट गया, समझो मिस्टर बी ने ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, सो मिस्टर ए ने ये कार को फिर अब बेचा मिस्टर सी को, और अल्टीमेटली ये बिकी उतने में ही, ये बराबर 1 लाख रुपए में ही बिकी। अब ए का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ए बी को बेचने वाला था 1 लाख में, बी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और अब इसने सी को बेचा 1 लाख में ही। सो अल्टीमेटली देयर इज नो लॉस। तो यहां नुकसान तो हुआ नहीं, और इसीलिए डैमेजेस नहीं रिकवर कर सकते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि सेक्शन 73 के हिसाब से डैमेजेस कैन बी रिकवर्ड ओनली इफ द देयर इज अ लॉस। अगर लॉस नहीं होगा तो डैमेजेस रिकवर नहीं किए जा सकते। सो यहाँ पे फिर भी ए को यह बताना था कि देखो भाई बी ने मेरे साथ गलत किया है, मैंने गलत नहीं किया। और ए पहुंच जाता है कोर्ट में, ए को पूछा जाता है साहब आपका कुछ नुकसान हुआ क्या? ए बोलता है नहीं मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बट ये गलत कर रहा है। तो बोले लेकिन नुकसान हुआ क्या? बोले नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं, पर ये गलत इसने किया है। अब उसको बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारा नुकसान नहीं हुआ तो पैसे नहीं ले सकते। वो बोलते हैं नहीं नहीं इसने गलत किया है, मेरे को ये प्रूव करना है, स्वाभिमान की बात है। तो यहाँ पे ए बोलता है कि नहीं इसने गलत किया। अब कोर्ट क्या करेगा?
कोर्ट डैमेजेस तो अलाउ नहीं कर सकता। कोर्ट बोलेगा मिस्टर बी को, अरे मिस्टर बी एक काम करो, इनको ये 10 रुपए दे दो और मान लो कि आपने गलत किए, इसने कुछ नहीं किया। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो 10 रुपए दिया जा रहा, 1 रुपया दिया जा रहा, 100 रुपया दिया जा रहा, ये क्या है, ये नॉमिनल डैमेजेस है। एक्चुअल लॉस नहीं हुआ है, पर फिर भी यहां पे पैसे रिकवर किया जा रहा है। ठीक है, सो दीज आर नॉमिनल डैमेजेस। सो ये नॉमिनल डैमेजेस बहुत कम केसेस में हो सकते हैं जहां पे स्वाभिमान की बात है, और हम सिर्फ केस फाइल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये दर्शाना है कि भाई मैं गलत नहीं था, ये गलत था। तो ऐसे केसेस में क्योंकि नुकसान नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी डैमेजेस कैन नॉट बी क्लेम्ड एंड हेंस ओनली नॉमिनल डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड। दूसरा है विंडिक्टिव डैमेजेस या एग्जेम्पलरी डैमेजेस। विंडिक्टिव का मतलब होता है बदले की भावना से लिए गए, और एग्जेम्पलरी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा होते हैं, अति होते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा। तो नुकसान हुआ है समझो 10,000 का, और हम बोल रहे हैं 1 लाख रुपए क्लेम करेंगे। सो ये दोनों ही जो डैमेजेस है ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये भी कंपेंसेटरी नेचर के नहीं है, और ये भी इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं कवर होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ दो एग्जाम्पल बताएं, वैसे और भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं। आपके कोर्स में फिलहाल दो चीजें बताई गई है। सो एग्जेम्पलरी या विंडिक्टिव डैमेजेस, पहली चीज तो रिकवर की जा सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है टू मैरी, बट वो तोड़ दिया जाता है। तो शादी करने का वादा करके तोड़ दिया गया, तो ऐसे केसेस में विंडिक्टिव डैमेजेस रिकवर किए जा सकते हैं जो बदले की भावना से लिए गए। तो ध्यान रखो, शादी करने का वादा करना इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, शादी नहीं करने का वादा करते हैं तो दैट इज अ वॉइड एग्रीमेंट, बट शादी करने का वादा करेंगे तो दैट इज अ परफेक्टली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और इसीलिए वो अगर ब्रीच होता है तो यहाँ डैमेजेस देना पड़ता है, और बहुत ज्यादा देना पड़ता है। दूसरा, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस होते हैं इन डिसऑनर ऑफ चेक। जब हमारे अकाउंट में पैसा है बट बैंकर की गलती के कारण, बैंक की गलती के कारण हमारा चेक बाउंस हो गया। जैसे समझो मेरे अकाउंट में बहुत सारे रुपए है, 2 करोड़ रुपए जमा है मेरे अकाउंट में। अब आप आते हैं मेरे ऑफिस में, मैं आपको एक चेक बना के देता हूं स्टाइपेंड का, मैंने आपको 2,000 रुपए का चेक बना के दिया। अब मैंने आपको चेक दिया, आपने चेक डाला बैंक में, और चेक बाउंस हो गया। मेरे अकाउंट में पैसा है, मेरा चेक प्रॉपर था, साइन प्रॉपर थी, डेट प्रॉपर थी, सब चीज सही थी, फिर भी बैंकर की गलती के कारण, बैंकर का लिख के आया, आपको लेटर आया कि भाई शर्मा जी के अकाउंट में पैसा नहीं है, और इसीलिए चेक बाउंस हो गया। अब देखो मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए, लेकिन 2,000 रुपए का भी चेक क्लियर नहीं किया। सो यहां पे मैं रिकवर कर सकता हूं एग्जेम्पलरी डैमेजेस। और यहाँ रूल ये बोलता है कि जितना कम अमाउंट होगा चेक का, उतना ज्यादा डैमेजेस हम रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे चेक का अमाउंट अगर समझो 2,000 है, तो मैं यहाँ बहुत ज्यादा क्लेम कर सकता हूँ, हो सकता है मैं यहाँ 2 लाख 5 लाख रुपए क्लेम कर जाऊं बैंक से। क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए है, और 2,000 का भी चेक खराब, खत्म हो गया, बाउंस हो गया। सो अल्टीमेटली मेरा नाम पूरा खराब हो गया, मेरी क्रेडिट पूरी खराब हो गई, जो मेरी रिस्पेक्ट थी वो खत्म हो गई। लोग बोलेंगे अरे शर्मा जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 2 करोड़ रुपए, 2,000 रुपए का चेक तो क्लियर नहीं होता। वैसे ही ऐसा भी हो सकता है कि मैंने और कम 200 रुपए का चेक दिया था आपको, कन्वेंस अलाउंस का कुछ, और वो भी क्लियर नहीं हुआ, तो नाम और खराब होगा, मैं और ज्यादा डैमेजेस रिकवर कर सकता हूँ। हाँ, अगर 2 करोड़ का चेक नहीं क्लियर हुआ तो वो बड़ी बात नहीं है, लोग बोलेंगे हाँ एक दिन नहीं रहे होंगे 2 करोड़ रुपए शर्मा जी के अकाउंट में, तो वहां नाम उतना खराब नहीं हुआ। पर जितना कम अमाउंट चेक का, उतना ज्यादा मेरा नाम खराब होता है, और उतना ज्यादा मैं रिकवर कर सकता हूँ। सो बेसिकली ये दो चीज आपको बताई है, एक जब शादी करने का वादा करके तोड़ दिया, दूसरा डिसऑनर ऑफ चेक बाय द बैंकर रॉन्गफुली। सो ऐसे केसेस में हम विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी केसेस में होते हैं, बट यहाँ पे आपको नहीं बताएं। जैसे कि एक मैकडोनल्ड्स का एक्चुअल केस लॉ हुआ था, जिसमें एक आंटी जी थी, उनको कॉफी गिर गई थी उनके पैर में, और उनके पैर बहुत जल गए थे, और वहां पे उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में क्लेम किया था। सो ये भी एग्जेम्पलरी डैमेजेस है। रिसेंट केसेस में अगर आप देखो तो रेड बुल का एक केस है। रेड बुल में एड बताते हैं इट गिव्स यू विंग्स, तो विंग्स मिल जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने केस फाइल किया मुझे तो विंग्स नहीं मिले, और उसको $6 मिलियन क्लेम करने को मिला, क्योंकि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो गया। सो ये एक्चुअल केसेस में कुछ बता रहा हूं, ये भी एग्जेम्पलरी डैमेजेस है, अति बहुत ज्यादा, जबकि कोई ऐसा खास नुकसान नहीं हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे एग्जेम्पलरी डैमेजेस लेने पड़े, देने पड़े। तो इसीलिए रेड बुल ने फिर नाम चेंज कर दिया, वो टैगलाइन चेंज कर दिया, इट गिव्स यू विंग्स कर दिया, तो विंग्स के बदले विंग्स हो गया। और विंग्स हो गया मीन्स अब उसमें उसका कोई मतलब ही नहीं है वो वर्ड का। ठीक है, तो ऐसा भी किया जाता है।
अदर हेड्स ऑफ डैमेजेस और कब कब डैमेजेस हो सकते हैं? डैमेजेस फॉर इनकन्वीनियंस कॉज बाय ब्रीच, कभी कभी ऐसा होता है कि इनकन्वीनियंट हो गया, यानी कुछ तो भी दिक्कत हो गई, तो एक्चुअल में नुकसान नहीं हुआ पर तुम्हारे कारण यार तकलीफ हुई हमको, तो ये जो तकलीफ हुई इसके बदले भी कभी कभी हम रिकवर कर सकते हैं। जैसे समझो मैंने शादी के लिए एक कार बुक किया था कि मेरी बारात जो है ऑडी R8 में जाएगी। अब वो कार वाला फोन ही नहीं उठा रहा, टाइम आ गया है, पंडित जी बोल रहे हैं दूल्हे को बुलाइए, मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है, तो अब कार आई नहीं रही। मैं देखता हूँ कोई और कार मिल जाए तो मैं चले जाऊं, कोई टैक्सी मिल जाए तो चले जाऊं, कोई ओला उबेर कुछ नहीं मिल रही, अल्टीमेटली मैं ऑटो में बारात लेके जाता हूँ, इनकन्वीनियंस हो गई। तो ऐसे केसेस में मैं रिकवर कर सकता हूं, क्योंकि मैंने जो कार का कॉन्ट्रैक्ट किया था किराए से लेने का, वो ब्रीच हुआ और मेरे को इनकन्वीनियंस हो गया। भले ही मेरा काम निकल जाता है, कोई मॉनेटरी लॉस नहीं होता है, बट फिर भी इनकन्वीनियंस कॉस्ट, तो उसके लिए भी मैं रिकवरी कर सकता हूँ। वैसे ये सब जो डैमेजेस है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं कवर होते, जो भी यहाँ पे मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ना विंडिक्टिव डैमेजेस आएंगे, ना नॉमिनल डैमेजेस आएंगे, ना इनकन्वीनियंस कॉज बाय ब्रीच आएगा, ना अगला पॉइंट आएगा मेंटल पेन एंड सफरिंग। ये भी एक एक्चुअल केस पे आधारित है। स्कॉटलैंड में एक केस हुआ था, एक महिला थी, उसको शादी की बहुत सारी फोटोग्राफ्स होना था। जैसे कि आप देखते हैं आजकल हर कोई फोटोज डालता है इंस्टाग्राम पे वगैरह वगैरह, और क्या क्या फोटोशूट्स होते हैं, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग और क्या क्या। तो ये सब जो फोटोशूट्स होते हैं, वैसे ही एक और लड़की थी, उसकी इच्छा थी कि मेरी शादी की खूब सारी फोटोज होना चाहिए। अब क्या होता है, वो एक फोटोग्राफर को कॉन्ट्रैक्ट करती है, बोलती है कि साहब देखो मेरे को ऐसा ऐसा होना, इतनी सारी फोटोज मेरे को चाहिए। फोटोग्राफर बोलता है ठीक है, आपको मैं पूरे फोटोज वगैरह आके बराबर क्लिक कर दूंगा। अब शादी का समय आ गया, शादी चालू हो गई, लड़की शादी हो गई, ढूंढ रही है वो कहाँ है फोटोग्राफर, फोटोग्राफर आया ही नहीं, और एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे कोई फोटोज ही नहीं थी उस लड़की की शादी की। अब क्या हुआ, वो देखती है इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे उसको दिखता है अरे वो शीला ने तो शादी के बाद इतनी सारी फोटोज डाली है। वो देखती है फेसबुक, मुन्नी ने तो इतनी सारी फोटोज डाली है, और अल्टीमेटली मेरे पास तो फोटोज ही नहीं है, और वो एकदम सीवियर डिप्रेशन में चली गई। ये एक्चुअल केस है। और हाँ, भले इंस्टाग्राम और फेसबुक एक्चुअल नहीं है बट केस एक्चुअल है। और यहाँ पे वो कोर्ट चले जाती है, कोर्ट जाते हैं उसके घर वाले उसको लेके और बोलते हैं कि हमको डैमेजेस दो, क्योंकि इसकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ हो गया, और इसकी जो फीलिंग्स थी वो उसके कारण ये डिप्रेशन में चली गई। सो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि यहाँ ऐसा नुकसान हुआ है जो रिकवर नहीं किया जा सकता। सो ऐसे केसेस में कॉम्पेंसेशन बहुत ह्यूज होते हैं। ठीक है, फिर डैमेजेस फॉर प्री कॉन्ट्रैक्ट एंड वेस्टेड एक्सपेंडिचर, जैसे कि पप्पू और पिंकी की शादी होने वाली थी, और शादी के दिन केटरिंग वाला आया, पूरे सब्जियां काट के रख रहा है, रायता वगैरह फैला रहा है, पूरा काम वो करना चालू कर देता है, और अल्टीमेटली शादी के 1 घंटे पहले पता लगता है कि पिंकी भाग चुकी है। तो ऐसे केस में बेचारे केटरिंग वाले का तो कुछ खर्चा हो चुका है प्री कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम आने का है बट उसके पहले का जो खर्चा हुआ है, या वेस्टेड एक्सपेंडिचर हो गया। सो इसके लिए वो रिकवरी कर सकता है। और डैमेजेस फॉर डिले इन डिलीवरी, अगर लेट हो जाते हैं तो ऐसे केसेस में हम रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिफॉल्टिंग पार्टी इज लायबल टू कॉम्पेंसेट एज पर मार्केट प्राइस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया जब मैंने आपको एंटिसिपेटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच बताया था। इट इज ऑल्सो पेएबल इन केस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको बता चुका हूं मैंने। इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंजर्ड पार्टी टू मिनिमाइज द लॉस सफर्ड, अगर नुकसान हो रहा है तो नुकसान कम से कम हो, ये ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर गोडाउन में आग लगी है, मुझे पता है इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, तो भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने नुकसान कम से कम हो इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर इंजर्ड पार्टी कैन ऑल्सो गेट दी कॉस्ट ऑफ गेटिंग डिक्री, कोर्ट जाके केस का जो खर्चा होगा वो भी रिकवर किया जा सकता है। और एक अगला पॉइंट है लिक्विडेटेड डैमेजेस इन पेनल्टी। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी ये इंग्लिश लॉ के वर्ड्स है। सेक्शन 74 भी ऐसे ही एक डैमेज की बात करता है जिसको हम प्री डिटरमाइंड डैमेजेस बोलते हैं। सो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। लिक्विडेटेड डैमेजेस प्री डिटरमाइंड, पहले से निर्धारित किए गए एक्चुअल नुकसान के हिसाब से डैमेजेस है। जैसे कि समझो मैं एक फ्लैट बुक करता हूं, और मैं अभी किराए से रह रहा हूं, किराया मेरे को आता है 10,000 रुपए, और मैं फ्लैट बुक कर रहा हूं बिल्डर के पास, बिल्डर को पूछता हूं भैया कब तक के दे दोगे। वो बोलता है साहब आपको 1 साल के अंदर बराबर 12 महीने में मैं आपको पोजेशन दे दूंगा, आप आके रह सकते हैं। मैंने बोला अच्छा। मैं उसको बोलता हूं देखो 12 महीने में अगर पोजेशन नहीं दिए मेरे को,
तो मैं ये जो मेरा किराया जा रहा है 10,000 रुपए का, ये आपसे रिकवर करूंगा। वो बोलता है ठीक है साहब। ये हो गया लिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी 1 साल पहले ही हमने निर्धारित कर लिया कि 1 साल में अगर आपने ये हमको नहीं दिया, पोजीशन नहीं दिया, मकान बांध के नहीं दिया, तो हम आपसे ये किराया रिकवर करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडेटेड डैमेज। अगर आप देखो तो दिस इज रीजनेबल, एक्चुअल में जो नुकसान हो रहा है उससे मिलता जुलता। 10,000 का नुकसान हो रहा है, 10,000 हमने रिकवर करने की बात की है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लिक्विडेटेड डैमेज। यही अगर मैं उसको बोलता हूं देखो अगर आप 1 साल में मुझे मकान बांध के नहीं देते हैं तो मैं आपसे 5 लाख रुपए रिकवर करूंगा। अब ये क्या हो गया, ये हो गई पेनल्टी। सो पेनल्टी यानी क्या है, ये एग्जॉर्बिटेंट है, नुकसान हो रहा है 10,000 का और हम बोल रहे हैं 5 लाख रिकवर करेंगे। सो ये हो गई पेनल्टी क्लॉज। तो अगर आप लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात करो तो इट इज प्री डिटरमाइंड एंड जेन्युइन प्री एस्टिमेट, जेन्युइन होगा ये। बट पेनल्टी क्लॉजेस जो होंगे दीज आर एग्जेम्पलरी, ये जेन्युइन नहीं होंगे। इट डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द एक्चुअल लॉस। सो पेनल्टी क्लॉजेस इंग्लिश लॉ में सीधा सीधा इनवैलिड होते हैं और लिक्विडेटेड डैमेजेस आप रिकवर कर सकते हैं इन द इंग्लिश लॉ। बट इन इंडियन लॉ बोथ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर परफेक्टली वैलिड। अगर आपने लिक्विडेटेड डैमेजेस की बात की है दैट इज ऑल्सो वैलिड एंड पेनल्टी इज ऑल्सो वैलिड, क्योंकि इंडियन लॉ में इसके दोनों के विभाजन ही नहीं है। सेक्शन 74 सीधा सीधा इतना बोलता है कि जो भी प्री डिटरमाइंड डैमेजेस है वो रिकवर किए जा सकते हैं। पर यहां सेक्शन 74 एक और चीज बोलता है कि अगर आपने पहले से कुछ डैमेजेस निर्धारित कर दिए हैं तो कोर्ट कभी उससे ज्यादा आपको अलाउ नहीं करेगा। भले ही पेनल्टी क्लॉज भी है, चलेगा, आप लिख सकते हैं, बट कोर्ट उतना अलाउ नहीं करेगा, उससे कम कर सकता है। ठीक है, तो कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर बट इट में अलाउ लेस। तो कोर्ट इस पर्टिकुलर जो डैमेजेस हैं इसको कम कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज लिक्विडेटेड डैमेज एंड पेनल्टी, जिसको आप इंडियन लॉ में बोलते हैं प्री डिटरमाइंड डैमेजेस। सो अगर प्री डिटरमाइंड डैमेजेस एक जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबल लॉस है, सो ऐसे केसेस में इट कैन बी रिकवर्ड, वैसा का वैसा आप रिकवर कर सकते हैं। और अगर वो पेनल्टी के नेचर का है तो इंडियन लॉ में उसको कोर्ट कम कर देगा, बट इट इज नॉट इनवैलिड। और इंग्लिश लॉ में इट इज सीधा सीधा इनवैलिड। ठीक है, फिर अगर कभी ऐसा कंडीशन है कि अगर आप 10 तारीख तक पैसा देते हैं तो हम 10% ब्याज लेंगे और 10 तारीख के बाद सीधा सीधा वो 25% हो जाएगा, सो दिस इज अ पेनल्टी क्लॉज। अगर ऐसा बोलते हैं कि 10 तारीख तक हम 10% ब्याज लेंगे और 10 के बाद 12% हो जाएगा तो दैट विल बी ओके, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस है। बट अगर वो एकदम 25% बोल रहे हैं, 20% बोल रहे हैं, तो ये पेनल्टी के नेचर का है। दो प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं, अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी का क्या मतलब है? अर्नेस्ट मनी का मतलब होता है जो आपने डिपॉजिट रखा है और वो एडजस्ट हो जाएगा फ्रॉम द टोटल अमाउंट। एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे समझो आप बाहर से आए कोई दूसरे शहर से और आप नागपुर में रह रहे हैं, तो नागपुर में आपको जगह लेना पड़ेगा। ये जगह लेने के लिए दो प्रकार के डिपॉजिट्स हो सकते हैं। एक कि भाई आपको समझो 5,000 रुपए का रेंट आने वाला है और आपको 15,000 डिपॉजिट रखना पड़ेगा, और ये डिपॉजिट जो है दिस विल बी एडजस्टेड इन दी रेंट, यानी अगला आपको रेंट फिर पे नहीं करना है 3 महीने तक, और ये जो अमाउंट है इसमें से हम जो आपका रेंट है वो एडजस्ट करते जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अर्नेस्ट मनी। इट इज जस्ट लाइक एन एडवांस पेमेंट जो कि धीरे धीरे एडजस्ट होता जाता है फ्रॉम द मेन अमाउंट। वहीं पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट भी कई बार जमा किया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी में क्या फर्क है? अर्नेस्ट मनी जैसा कि एडजस्ट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट ऐसा नहीं होता। सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रखा गया है 15,000 का तो वो रखा रहेगा मकान मालिक के पास, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके पूरा करके जाओगे तब ये आपको वापस कर देंगे 15,000 रुपए। सो ये 15,000 क्यों रखा गया? एज अ सिक्योरिटी, कि आप बीच में ना तोड़ के जाओ या कुछ आप गड़बड़ ना करो, नहीं तो आपने बल्ब गायब कर दिया, पंखा घुमा दिया, या कुछ दीवारों पे गलत गलत कुछ डिजाइन बना दिए जिससे उसको पूरा पेंटिंग करवाना पड़ रहा है, कोई पोस्टर्स लगा दिए, चार्ट्स लगा दिए, तो ऐसे केसेस में नुकसान हो जाएगा मकान मालिक का। तो ये नुकसान की भरपाई करने के लिए वो रखता है कि भाई 15,000 में रख रहा हूं, उसको देखेगा वो रिपेयर करने को समझो 8,000 रुपए आ रहा है तो 8,000 रुपए रख के बाकी का आपको वापस कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो यहाँ पे आपका जो सेकेंड रेमेडी है वो खत्म होती है, सूट फॉर डैमेजेस। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, कभी भी हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो थेरोटिकल टॉपिक्स में आपको ये ध्यान रखना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाए तो क्या क्या उपाय होते हैं।
जिसमें हमने पहला उपाय देखा था सूट फॉर रेसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा उपाय देखा सूट फॉर डैमेजेस। अब हम तीसरे उपाय की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा उपाय क्या बात करता है, तो तीसरा उपाय बोलता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। सो कंपल्सरीली आपको परफॉर्म करने बोला जाता है। This is not a remedy in the Contract Act, but it is given under Section 12 of the Specific Relief Act. एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, वो आपको ये रेमेडी प्रदान करता है, ये आपको हेल्प देता है। क्या बोलता है ये, तो सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये कभी कभी हो सकता है जब आप जो चीज खरीदने जा रहे हैं वो एकदम रेयर आर्टिकल है, तो वहां जबरदस्ती आप पूरा करवा सकते हैं। समझो मैं कोहिनूर हीरा खरीदना चाहता हूं, आगे वाला बेचने को तैयार है, हम लोगों ने प्राइस डिसाइड कर दिया, डेट डिसाइड कर दिया, सब तय हो गया, वो देने को तैयार है, मैं पैसा देने को तैयार हूं। अब टाइम पे अगर वो मुकर जाता है, टाइम पे वो बोलता है मैं अब नहीं बेचूंगा, मैं कोहिनूर हीरा नहीं बेचना चाह रहा, अब यहां पे सोच के देखो, क्या मुझे दूसरा कोहिनूर हीरा मिल सकता है? तो नहीं मिल सकता, क्योंकि वो एक ही है अपने आप में, आप दूसरा कोहिनूर हीरा नहीं ले सकते। सो यहाँ पे मैं कोर्ट जाके बोल सकता हूं कि देखो साहब, वो कोहिनूर हीरा बेचने वाला था, अब नहीं बेच रहा है, तो मुझे जबरदस्ती बिकवा के दो। दिस इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये तब किया जा सकता है, सिर्फ तब किया जा सकता है व्हेन द गुड्स आर रेयर, यूनिक, अपने आप में एक ही है, जहां कॉम्पेंसेशन नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? क्योंकि सब्सटीट्यूट इज नॉट अवेलेबल। आप कॉम्पेंसेशन कैसे निकालते हैं कि वही चीज अगर मैं अब मार्केट से खरीदूं तो क्या रेट पे मिलेगी, डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पर यहां तो वही चीज अवेलेबल ही नहीं है। सो इफ द एग्जैक्ट सब्सटीट्यूट इज नॉट अवेलेबल, तो ऐसे केसेस में डैमेजेस नहीं निकाले जा सकते। तो मैं बोल सकता हूं कोर्ट को कि साहब आप पूरा करा के दो फिर कॉन्ट्रैक्ट। सो कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करा के मांगा जा सकता है, बट ये बहुत कम केसेस में होता है। ओनली तब होगा व्हेन द गुड्स आर रेयर, रेयर आर्टिकल्स, यूनिक गुड्स, या फिर एक पर्टिकुलर जमीन की बात हो रही है, तो वहां पे ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है। तो कब कब हो सकता है, ध्यान रखो। पहली चीज है, ये हो सकता है जब मॉनेटरी रिलीफ इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी। पैसा दे देने से बात खत्म नहीं होती, क्योंकि भाई मुझे चीज थोड़ी मिल रही है वो। सो ऐसे केसेस में मैं ये करवा सकता हूँ। या देयर इज नो स्टैंडर्ड अवेलेबल, जहां कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, वैसा का वैसा मेरे को कोई प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। सो ऐसे केसेस में मैं करवा सकता हूँ। एंड वेयर इट इज नॉट प्रोबेबल दैट कॉम्पेंसेशन मनी विल बी अवेलेबल। आगे वाले के पास कुछ पैसा ही नहीं है, समझो आगे वाला मेरे को एक प्रॉपर्टी बेचने जा रहा था, अब उसके पास सिर्फ वो प्रॉपर्टी और कोई पैसा ही नहीं है। अगर वो मना करता है तो मुझे कॉम्पेंसेट तक नहीं कर सकता, तो मैं बोलूंगा साहब कॉम्पेंसेशन नहीं दे सकता तो मेरे को जमीन बिकवाने बोलो। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। तो ये कब कब हो सकता है, जब मॉनेटरी रिलीफ इज नॉट एडिक्वेट। जैसे जमीन के केस में, मैं एक पर्टिकुलर जमीन खरीदने जा रहा हूँ, 10,000 स्क्वायर फीट की बीचों बीच महल के एरिया में एक जमीन है। अब मेरे को अगर वो मना करता है बाद में, आगे वाला पहले हाँ बोला बाद में मना कर दिया, सो मेरे को भले ही वो पैसा देने को तैयार है, बट इट इज नॉट कंपेंसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ, क्योंकि मेरे को वैसी की वैसी जमीन उस एरिया में अब मिलेगी नहीं। सो ऐसे केसेस में भी मैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता हूं। तो पहला केस वेयर द मॉनेटरी रिलीफ इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ। दूसरा, जब कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है, जब सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होते, और तीसरा, जब कॉम्पेंसेशन वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा ये नहीं देखा जा सकता। सो ऐसे केसेस में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। कब कब नहीं करवा सकते ये भी आपको ध्यान रखना है। आप नहीं करवा सकते जब पैसा दे देने से बात खत्म हो जाती है, कि पैसा दे दो और बात खत्म हो गई। दूसरा, जब पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है, यहां कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। जैसे किसी ने शादी करने का वादा किया था और तोड़ दिया, मैं ये नहीं बोल रहा ये गलत नहीं है, गलत है, डैमेजेस रिकवर करो आप, लेकिन आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, जबरदस्ती उसको शादी नहीं करवा सकते। या टीचिंग करने का वादा किया और नहीं किया, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, जबरदस्ती पूरा नहीं करवा सकते। अगर जबरदस्ती मुझे पढ़ाने को बोला जाएगा तो मैं कैसे भी पढ़ा के निकल जाऊंगा। सो इसीलिए जबरदस्ती नहीं करा सकते ये चीजें। तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द कोर्ट टू सुपरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्डिंग बना रहे हैं, सो बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट में ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्डिंग बनाएंगे और अगर कोई सुपरवाइज कर नहीं सकता है तो बराबर मटेरियल यूज नहीं करेगा। हो सकता है वो सीमेंट प्रॉपर नहीं डाले, सिर्फ रेती और गिट्टी डाल दे, तो अल्टीमेटली बिल्डिंग टूट जाएगी, गिर जाएगी।
और इसीलिए यहां नहीं हो सकता। या फिर जब पार्टीज आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हमने माइनर के केस में पढ़ा था, देयर कैन नेवर बी अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ माइनर्स एग्रीमेंट। तो ये जो माइनर के एग्रीमेंट के बारे में आपने पढ़े थे, वहां मैंने बताया भी था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आगे बहुत डिटेल में हम देखेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन का क्या मतलब है? इंजंक्शन का मतलब है मैंने जो नहीं करने का वादा किया था, अगर मैं वो करने जा रहा हूं तो मुझे रोकना। दिस इज कॉल्ड एज अ सूट फॉर इंजंक्शन। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं जब तक यहाँ पे पढ़ा रहा हूं मैं कहीं और नहीं पढ़ाऊंगा, या मैं खुद की क्लास चालू नहीं करूंगा। तो ऐसे केसेस में अगर मैं कहीं और पढ़ाते हुए दिखता हूं, मैं कहीं और पढ़ाने जा रहा हूं, तो मुझे रोकना। तो मैंने वादा किया था मैं जब तक यहां पढ़ा रहा हूं तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, बट मैं जा रहा हूं तो मुझे रोका जाएगा। मेरा ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि नहीं नहीं शशांक सर को रोको। सो दिस इज कॉल्ड एज इंजंक्शन। तो इंजंक्शन का मतलब है टू एनफोर्स द नेगेटिव स्टिपुलेशन ऑफ अ सर्विस एग्रीमेंट, नेगेटिव स्टिपुलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो मैंने नहीं करने का वादा किया था, अगर मैं वो करने जा रहा हूं तो मुझे रोकना। दैट इज कॉल्ड एज इंजंक्शन। ध्यान रखो, इट इज नॉट अ स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर में थोड़ा फर्क होता है और इंजंक्शन थोड़ा अलग है। ठीक है, तो इंजंक्शन का मतलब है टू एनफोर्स द नेगेटिव स्टिपुलेशन। एक हिसाब से आप बोल सकते हैं इट इज द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द नेगेटिव टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो नहीं करने बोला था अगर वो करने जाऊंगा तो मुझे रोकना। दिस इज कॉल्ड एज अ इंजंक्शन। सो इंजंक्शन कब होता है? इंजंक्शन भी तभी होता है जब हम लोग ऐसा एग्री करते हैं कि भाई मैं साल भर आपके यहाँ काम करूंगा और कहीं और काम नहीं करूंगा, और मैं अगर साल खत्म होने के पहले कहीं और काम करने जा रहा हूं तो मुझे रोका जा सकता है कि शर्मा जी आप कहीं और नहीं जा सकते। सो दिस इज कॉल्ड एज इंजंक्शन। बट अल्टीमेटली ध्यान रखो, मुझे रोका तो जा सकता है वहां जाने से, पर मुझे जबरदस्ती यहां परफॉर्म करने नहीं बोला जा सकता। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं शर्मा जी यहाँ पे पढ़ाना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं बोल सकते। सो मुझे दूसरी जगह से रोक दो कि भाई साल भर आप कहीं और नहीं जा सकते, पर मुझे कंपेल नहीं कर सकते, आपको यहां पढ़ाना ही पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज इंजंक्शन, जहां पे रोका जा सकता है बट अल्टीमेटली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हुआ क्योंकि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, सो ये इंजंक्शन कहलाता है। इट इज अ प्रिवेंटिव रिलीफ। कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में टूटने का है, बट उसके पहले ही मैं कहीं और जाते दिख रहा हूं और ये अंदेशा है कि कॉन्ट्रैक्ट शायद टूट जाएगा, तो यहां पे आप इंजंक्शन करवा सकते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक इज सूट फॉर क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब है एज मच एज वन डिजर्व्स और एज मच एज वन मेरिट्स। जितना मैं मेरिट करता हूं, जितना मैं डिजर्व करता हूं, उतना मुझे रिकवर करने का अधिकार। एग्जाम्पल्स के हिसाब से देखेंगे। समझो मेरे को कहीं पे अपॉइंट किया गया बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैं एक कंपनी में जॉब पे अपॉइंट किया गया। बहुत सारे मेंबर्स है, उसके शेयर होल्डर्स है। इन्होंने एक कंपनी फॉर्म किए थे और ये कंपनी के डायरेक्टर्स थे। ये डायरेक्टर्स ने क्या किया, मुझे अपॉइंट कर लिया एज अ कोई भी लेवल, आप समझो मैनेजर करके या कोई भी लेवल पे मुझे अपॉइंट कर दिया। और मुझे अपॉइंट करते टाइम मुझे बोला कि आपको हम 12 लाख रुपए देंगे पूरे साल भर के। मैंने बोला ठीक है। अब मेरे को अपॉइंट कर लिया, बाद में कुछ टाइम बाद पता लगता है, 3 महीना मैंने काम कर दिया, उसके बाद पता लगता है कि इनको पावर ही नहीं था मुझे अपॉइंट करने का। सो मैनेजर को अपॉइंट करने का पावर किसको था? इनको पावर था, मेंबर्स को। सो ऐसे केसेस में इट इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि ये इनको करने का अधिकार ही नहीं था। तो ऐसे केस में इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। पर यहां पे क्योंकि मैंने 3 महीना काम कर चुका हूं, तो क्या मुझे 3 महीने का पैसा मिलना चाहिए? द आंसर इज यस। सो 12 लाख की बात हुई थी साल भर की, सो 3 महीने का मुझे 3 लाख रुपए लेने का अधिकार है। दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज द सूट फॉर क्वांटम मेरिट। सो क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज मेरिट्स और एज मच एज डिजर्व्स। मैं जितना डिजर्व करता हूं उतना मुझे लेने का अधिकार रहेगा। ठीक है, सो जो भी यहाँ पे मैंने काम कर चुका हूं, जो भी मैंने कमा चुका हूं, उतना रिकवर करने का अधिकार। दिस इज कॉल्ड एज क्वांटम मेरिट। इट इज इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन, पेमेंट इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन। इसमें अलग अलग प्रकार की चीजें आती है। पहली चीज तो ध्यान रखो, ये जनरली उस पार्टी को मिलता है जिसने गलती नहीं किया, जनरली, बट नॉट ऑलवेज। कई बार ऐसा होगा कि मैंने खुद ही गलती किया हूं, मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं और मैं खुद ही क्लेम कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। बट ज्यादातर केसेस में जब मैं गलती नहीं कर रहा तब ये
कब कब हो सकता है? तो पहला केस है व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझो मैंने टैक्समैन पब्लिकेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। टैक्समैन वालों ने मुझे बोला कि शर्मा जी आप हमको समझो एक मैगजीन छापने वाले हैं, तो 12 आर्टिकल्स आपके लगेंगे। आर्टिकल्स लिख के देना, हम अपने मैगजीन में आपका टैक्सेशन के ऊपर आर्टिकल छापना चाहते हैं। मैं बोलता हूं ठीक है। वो बोलते हैं देखो आपको 12 लाख रुपए मिलने वाले हैं ये पूरे आर्टिकल्स के, 12 लाख रुपीज आपको दिए जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। अब क्या होता है, समझो 4 आर्टिकल्स में लिखता हूं, ये पब्लिश भी हो गए और इसके बाद मैगजीन बंद कर देना पड़ा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, टूट गया। अब 4 आर्टिकल तो मैंने लिखा, तो क्या मुझे 4 लाख रुपए लेने का अधिकार है? द आंसर इज यस। वही चीज बताइए, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर अ पार्टी परफॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बाद में ब्रीच कर दिया, तो ऐसे केसेस में जितना परफॉर्म किया हूं मैंने, 4 आर्टिकल लिख चुका हूं मैंने, तो वो 4 आर्टिकल के बदले मुझे पैसे क्लेम करने का अधिकार मिल जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्वांटम मेरिट व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो यहां पे मैं क्लेम कर सकता हूं। दूसरा सेम है जो मैंने अभी बताया, क्वांटम मेरिट व्हेन देयर इज अ वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, बाद में पता लगा ये तो वॉइड था। सेम एग्जांपल, एक मिस्टर एस हैं, इनको अपॉइंट किया गया एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, अपॉइंटमेंट किया गया बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट बाद में पता लगा बोर्ड वाज नॉट क्वालिफाइड टू अपॉइंट द मैनेजिंग डायरेक्टर। एक्चुअल अपॉइंटमेंट किया जा सकता था बाय द मेंबर्स या शेयर होल्डर्स। तो यहां पे ये अपॉइंटमेंट तो वॉइड निकला, बट अल्टीमेटली मैंने तो सर्विस दे चुका हूं, तो मुझे यहां पे जो सर्विस दिया हूं उसके बदले पैसा क्लेम करने का अधिकार मिलेगा। तो ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है कुली वाला केस, व्हेन समथिंग हैज बीन डन नॉन ग्रेटिशियसली। ये पूरी नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडी है, क्वाजी कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडी है। यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होगा तो भी यहाँ क्लेम किया जा सकता है। जैसे सेकेंड पॉइंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था फिर भी आप ये क्लेम कर पाए, वैसे ही थर्ड पॉइंट में व्हेन समथिंग हैज बीन डन नॉन ग्रेटिशियसली। सेम कुली वाला एग्जांपल, कुली आता है, आपका पूरा लगेज उठाता है, आपने कुछ बोला नहीं, उसने कुछ बोला नहीं, आया राम राम किया, लगेज उठाया और बाहर स्टेशन के बाहर आके लगेज उतार दिया और बोलता है साहब पैसे, पैसे मांगता है आपसे। क्या आपको पैसा देना पड़ता है? यस, एज पर सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पे पैसा देना पड़ेगा। ये भी क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि ही हैज अर्नड इट, उसने वो कमा चुका है, एज मच एज ही डिजर्व्स और अर्न्स, क्वांटम मेरिट। सो यहां पे भी क्वांटम मेरिट भी अप्लाई होता है। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी है, यहां पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कवर होता है एंड इट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द क्वांटम मेरिट। अगर कल चल के उसको पैसा ना मिले तो ही कैन फाइल अ सूट फॉर क्वांटम मेरिट। फिर फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट दोनों ही सिंपल है, जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये एक डायग्राम से बताता हूं फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पर। जब पर्सन खुद ही गिल्टी है, गिल्टी पार्टी, तो क्या वो क्लेम कर सकता है क्वांटम मेरिट? तो देखा जाएगा, दो प्रकार की चीज हो सकती है कि गिल्टी पार्टी यानी खुद ही मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूं और खुद ही क्लेम कर रहा हूं, क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ, माइक बंद रखें अपने अपने। सो क्या ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज यस, बट डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट कैसा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल था देन यस, सूट फॉर क्वांटम मेरिट डाला जा सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर इनडिविजिबल था तो डिपेंड करेगा फिर से क्या पूरा परफॉर्मेंस हुआ है या पार्टली परफॉर्म हुआ है। एग्जाम्पल से बताऊंगा। अगर फुल परफॉर्मेंस हुआ है तो क्लेम कर सकते हैं, पार्टली परफॉर्म हुआ है तो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। समझो मैं पेंटिंग का काम करता हूं, आपको पता है मैं घर घर आके पेंटिंग भी करके देता हूं। अब आपके घर में निकला था पेंटिंग का काम, आप मुझे बोलते हैं कि शर्मा जी हमारे घर पेंटिंग का काम निकला है, 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर आपको पेंट करना है, एक एक फ्लोर का हम आपको 1-1 लाख रुपया देंगे। मैं बोलता हूं ठीक है, यानी एक फ्लोर मैंने पेंट कर दिया, 1 लाख रुपए मेरे बन गए। मैंने समझो 2 फ्लोर पेंट किया,
फिर तीसरा फ्लोर पेंट करने के पहले मुझे कोई ऑडिट का काम आ गया और मैं बीच में काम छोड़ के भाग गया। सो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कैसा था? डिविजिबल, एक एक फ्लोर के एक एक लाख रुपए, हर फ्लोर की अलग बात हुई। दिस इज कॉल्ड एज डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, इन्हें अलग अलग किया जा सकता है। मैंने 2 फ्लोर पेंट किया, 2 लाख रुपए मेरे बन गए। तीसरा फ्लोर नहीं किया तो भी क्या मैं क्लेम कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट? द आंसर इज यस, क्योंकि द कॉन्ट्रैक्ट वॉज डिविजिबल। सो 2 लाख रुपए मेरे से मैं आपसे रिकवर कर सकता हूं। अब दूसरा सवाल, सर यार लेकिन थर्ड वाले का जो ब्रीच हुआ है उसका क्या? तो जो थर्ड फ्लोर मैंने पेंट नहीं किया, अब समझो आप टाइम पे दूसरे कोई पेंटर को दे रहे हैं और उसको 1,20,000 रुपए देना पड़ा, यानी जो 1 लाख में काम होना था उसके लिए 1,20,000 लगे, 20,000 एक्स्ट्रा लगे। क्या आप मुझसे वो रिकवर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, ये नॉर्मल डैमेजेस वाली रेमेडी में कवर होगा। सो यहाँ पे दोनों जन को रेमेडी मिल रही है, मैं भी क्वांटम मेरिट पे क्लेम कर सकता हूं और मुझे पे भी करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली 3 लाख रुपए की बात थी, मैं 2 लाख रुपए तो कमा चुका, 2 फ्लोर मैंने पेंट किया, पर तीसरे फ्लोर में आपका नुकसान हुआ 20,000 का। सो आप 2 लाख में से 20,000 माइनस करके मुझे दे देंगे। सो अल्टीमेटली 1,80,000 रुपीज कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दी बाय द डिफॉल्टिंग पार्टी। ठीक है। दूसरा केस सेम चीज, समझो 3 फ्लोर पेंट करने की बात हुई थी लेकिन डिविजिबल नहीं था, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो। आपने बोले थे सर ये पूरी बिल्डिंग है, 3 फ्लोर है, आप पेंट करोगे तो आपको हम 3 लाख रुपए देंगे। मैंने 2 फ्लोर अच्छे से पेंट किया, तीसरा फ्लोर जो है वो पेंट कर रहा था लेकिन मेरे को ऑडिट का काम आ गया। अब ये डिविजिबल नहीं है, मुझे पता था अगर मैं पूरा परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे कुछ पैसा नहीं मिलेगा। सो मैं पूरा परफॉर्म करता हूं लेकिन कैसा भी आड़ा टेढ़ा परफॉर्म करके भाग गया। अब कंप्लीट परफॉर्मेंस तो मैंने किया हूं, भले ही थर्ड फ्लोर अच्छे से पेंट नहीं किया पर किया तो पूरा। सो ऐसे केसेस में मैं क्वांटम मेरिट के बेसिस पे 3 लाख रुपए क्लेम कर सकता हूं। फिर अब वो जो थर्ड फ्लोर है उसका जो गड़बड़ है वो ठीक करने को आपको समझो 25,000 रुपए लग रहे हैं। सो यू कैन रिकवर 25,000 फ्रॉम मी। सो यहां पे भी अल्टीमेटली मैं 3 लाख रुपए कमा चुका हूं पर 25,000 आपको वापस करना पड़ेगा, मींस मैं 2,75,000 रुपए आपसे क्लेम कर सकता हूं। ध्यान रखो जब इट वॉज परफॉर्म्ड इन फुल। तीसरा है सेम एग्जांपल, 3 फ्लोर पेंट करने की बात हुई थी, तीनों फ्लोर मैंने पेंट नहीं किया, 2 फ्लोर किया और भाग गया, जबकि बात हुई थी तीनों फ्लोर पेंट करोगे तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट वॉज इनडिविजिबल एंड इट वॉज पार्टली परफॉर्म्ड, आई कैन नॉट क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। सो यहां पे क्वांटम मेरिट का क्लेम नहीं बनता। सो ये फोर्थ और फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है उसमें ये समराइज आप कर सकते हैं, ये डायग्राम के थ्रू ये समझ जाएगा। अब कोई भी आपको डाउट है तो पूछ लो,